बेसिक है, एसिडिक है। पीएच वैल्यू कितना है लार का? 6.8 है। ये सब हम पढ़ लिए हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। लार सलाइवा सब हो गया। याद रखिए, मैं बताया था एमाइलेज जो है जिसको हम टाइलिन बोल रहे हैं, मैं बताया था कि एमाइलेज टाइलिन एक मुंह में दिख रहा है, एमाइलेज यहाँ मिल रहा है। यही एमाइलेज जो भाई आपके किसको करता है? स्टार्च का किसमें बदल देता है? माल्टोज में। स्टार्च का पाचन करेगा, किसमें बदल देगा? माल्टोज में। माल्टोज क्या होता है? दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बनाता है? दो ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये जो स्टार्च माल्टोज में बदला, तो यहाँ पूछेगा अगर कि स्टार्च का कितना परसेंट पाचन होता है तो वो माल्टोज बनता है, तो क्या बोलेंगे? 70%। कितना परसेंट? 70%। तो यहाँ खाया हुआ स्टार्च, आलू स्टार्च होता है, जिसके आलू काटने तो काला काला पड़ जाता है ना, तो स्टार्च का कितना परसेंट पाचन मुंह में ही हो जाता है? 70%। तो पूछेगा क्या स्टार्च, चालू कर दिए इसको हम, क्या स्टार्च जो है वो कंप्लीट रूप से मुंह में पच गया क्या? 100% पाचन हुआ क्या इसका? नहीं। क्या मुख में 100% स्टार्च का पाचन हो गया? नहीं। कितना परसेंट पाचन हुआ? केवल 70%। आइए तो आगे भाई और पचेगा ये, आगे बढ़ते हैं। आज हमको यहाँ से पढ़ना था फूड पाइप या इसोफेगस से। तब पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? मुख से, मुख गुहा से, बकल कैविटी से। मुख गुहा में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है? दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। दांत, जीभ एलिमेंट्री कैनाल आहार नल के हिस्से हैं, जीभ उसकी सहायक ग्रंथियां हैं। क्लियर हो गई बात? जो एंजाइम छोड़ते हैं जो पाचक रस में मदद करते हैं। अब जब हम खाना खा लिए, उसको चबा करके दांत से, सामने दांत से काट लिए, इससे चीर फाड़ कर लिए कैनाइन से, फिर उसको चबा लिए, लास्ट में चबा करके पीस करके उसमें लार मिला दिए, तो जो खाना हमारे यहाँ से गले में उतरता है उसे हम क्या कहते हैं? बोलस। क्या कहते हैं? वेरी गुड। अब उसी बोलस को हम पकड़ के देखते हैं, ध्यान देखते चलिएगा कि मान लो भैया जो आप खाना खाए थे वो सब खाए और यहाँ से लास्ट में यहाँ उतर गए, ये रहा ये गोल वाला बोलस। क्लियर हो गया बात? अब ये बोलस यहाँ से निकलते हुए इस नली से होते हुए जाएगा, और इस नली से होते हुए आपकी ये है स्टमक। क्या है ये? स्टमक। ये क्या है? स्टमक। तो स्टमक मतलब पेट होता है। क्या होता है स्टमक मतलब? पेट। हमको लगता है ये पूरा पेट है, ये पूरा पेट नहीं है, केवल ये पेट है। जो हमारे पूरे इतने बड़े जो पेट जिसको आपको लग रहा है उसके लेफ्ट तरफ होता है। तो स्टमक शरीर के किस हिस्से में होता है? बाएं हिस्से में। देखिए अगर ऐसा मैं खड़ा हो जाऊं तो कौन सा हिस्सा है मेरा? बायां। मेरा बायां है ना, आपका दायां है। आपका नहीं, शरीर का बात कर रहे हैं, शरीर का मेरा कौन सा हिस्सा है? बायां। तो स्टमक किस तरफ पाया जाता है? बाएं तरफ। जबकि लीवर किस तरफ पाया जाता है? दाएं तरफ। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया। दूसरा, अब जब ये आपके इस नली से जिससे आ रहा है, इस नली का नाम क्या है? तो इस नली का नाम क्या है? फूड पाइप या इसोफेगस। क्या है? फूड पाइप या इसोफेगस। फूड पाइप भोजन नलिका या इसोफेगस। इसी को हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं इसे ही? ग्रास नली। ग्रास मतलब भोजन को ग्रह से ग्रहण करने, भोजन को ग्रहण करने वाली नली। क्लियर हो गई बात ना? तो ग्रास नली कैसे नाम पड़ा? ग्रहण करने वाली नली, ग्रास नली। ठीक हो गई बात? इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसोफेगस। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि आपके मुख से स्टमक तक भोजन को कौन पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? इसोफेगस। कौन पहुंचाता है? इसोफेगस। अभी एक लंबी पाइप जैसी दिख रही है इसलिए इसको नली बोल रहे हैं हम लोग, है ना? नली। इस नली की कुछ तो लंबाई होगी ना? कितना लंबा होगा ये? 25 सेंटीमीटर। कितना लंबा होगा ये? 25 सेंटीमीटर। पूछेगा भैया कितना, तो 25 सेंटीमीटर से इसकी लंबाई होगी। ये बात ध्यान रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन सब निकलेगा एक एक करके। अब यहाँ अगला हिस्सा जाता है कि सर ठीक है, यहाँ जो हम ये बोलस था ये से लुढ़कते हुए आकर के भैया स्टमक में गिर गया, और वहां जाकर के पाचन तो होगा, उसमें एसिड भरा हुआ है, HCl भरा हुआ है, वहां उसका पाचन हो जाएगा। ठीक है। तो पूछेगा पूरे आहार नाल के किस हिस्से में पाचन नहीं होता है? तो मुख में पाचन होता है कि नहीं होता है? होता है। पर यहाँ ईसोफेगस में पाचन नहीं होता है, याद रखना है। ईसोफेगस में केवल एक काम होता है, भोजन को मुख से स्टमक तक पहुंचाने का काम। तो क्या ईसोफेगस में पाचन होता है? नहीं होता है। तो चार ऑप्शन दे देगा, इनमें से किस स्थान पर पाचन नहीं होता है? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और आपको ईसोफेगस। तो क्या आंसर लेंगे? ईसोफेगस। ठीक हो गई बात ना? अब भोजन सर मुख हम खा तो लेते हैं, वहां से तक कैसे पहुंचता है? तो बोले सर गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे खींचता है। ये बात पहले मैंने एक बार बताया था, याद है ना? गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है, तो आप खाना खा रहे हैं तो खाना ऑटोमेटिक गुरुत्वाकर्षण का नीचे जाएगा, है कि नहीं है? गलत जवाब। क्योंकि ठीक है सर खड़ा होता तो खाना खाया, गुरुत्वाकर्षण खींच लिया, पेट में चला गया। मगर अगर आप सोए हैं तो, और क्या सोए समय अगर आप कुछ खाते हैं तब तो भाई आपकी बॉडी ऐसे हो गई, मुंडी समझ लो, है ना? हाँ। कहाँ था भैया ये पैर आपका?
आप ऐसे सोए हुए, आप यहाँ से मुंह में खा लिए, तब तो आपको भैया नली ऐसी हो गई, तब जो खाए तो यहीं रह जाना चाहिए था, गुरुत्वाकर्षण तो ऐसे खींच लेगा इसको ना, ये तो आगे आपके स्टमक तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था, तो स्टमक तक पहुंच कैसे रहा है? आप बताओ, सोए सोए कुछ चीज खाते हो तो पेट तक जाता कि यहीं मुंह में ही रह जाता है? पेट तक जाता है ना, कैसे? इसका मतलब भोजन को ट्रेवल करने के लिए आपका गुरुत्वाकर्षण की जरूरत नहीं होती है, तो वहां एक मोशन होता है, एक गति होती है, उस मोशन गति को क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मोशन। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मोशन। क्या बोलते हैं, बोलो? पेरिस्टालसिस मोशन। पेरिस्टालसिस मोशन, हिंदी क्या नाम है इसका? क्रमाकुंचन गति। क्या है? क्रमाकुंचन गति। तो अब इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से कोई दिक्कत नहीं है, सब पर चल रहा है हमारा क्रमाकुंचन गति। अभी क्या होता है सर क्रमाकुंचन गति? यहाँ दिखा रहा है आपको कि जो आप खाते हैं उसे तो बोलस बोलते हैं, बोलस मैंने लिख दिया। अब बोलस ऊपर से नीचे कैसे आएगा? तो ये बोला, देखिए क्या इस बोलस के ऊपर आपको दबा हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है दबा हुआ, और क्या यहाँ फैला हुआ दिख रहा है? फैला हुआ। तो याद कीजिए, अगर आपके भैया टूथपेस्ट में पेस्ट खत्म हो जाता है, पेस्ट हाथ में निकालते होंगे, अब दबाते हैं, तो जहाँ दबाते हैं वहां से वो पेस्ट आगे बढ़ता है क्या? और आगे फैला हुआ रहता है तो हम बढ़ते जाता है। तो उसी तरीके से आपकी नली में भी होता है। यहाँ आपका भोजन है, यहाँ दबाऊंगा भोजन यहाँ पहुंचेगा, यहाँ दबाऊंगा यहाँ पहुंचेगा, यहाँ दबाऊंगा यहाँ पहुंचेगा, यहाँ दबाऊंगा यहाँ पहुंचेगा। इस तरीके से ये दब रहा है छोड़ रहा है, दब रहा है छोड़ रहा है, दब रहा है छोड़ रहा है, सिकुड़ रहा है फैल रहा है, सिकुड़ रहा है फैल रहा है। इसी मोशन को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मोशन। और क्योंकि ये क्रम में हो रहा है, यहाँ दबेगा तब यहाँ पहुंचेगा, यहाँ दबेगा तब यहाँ पहुंचेगा, यहाँ दबेगा तो यहाँ पहुंचेगा भोजन, इस क्रम में दबाना है, इसलिए बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन गति। याद रहेगा ये बात? यस। और ये गति केवल आपके इसोफेगस में नहीं होता, आपकी छोटी आंत में, बड़ी आंत में भी भैया आपका जो मल निकलता है वो भी इसी मोशन के थ्रू बाहर निकलता है। समझ आ गई बात ना? ठीक है, याद रखिए पूरे आहार नाल में कौन सा मोशन होता है? तो पेरिस्टालसिस मोशन, क्रमाकुंचन गति। तो शरीर के बारे में इतना पता चल गया ना कि खाना कैसे पहुंच रहा है, तो क्रमाकुंचन गति से या पेरिस्टालसिस मोशन से। खाने के बाद जो हमारे मुंह में रहता है लार से मिला हुआ खाना, पिसा हुआ खाना, उसे क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। यस, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। बोलस को क्रमानुकंचन द्वारा मुंह से पेट तक ले जाया जाता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। पाचन ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन, मुख में पाचन ग्रंथि थी, कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि, जो खाने में लार मिला रही है। तो यहाँ तो पाचन हो ही नहीं रहा है, तो जब यहाँ पाचन ही नहीं हो तो क्या यहाँ कोई ग्रंथि होगी क्या? नहीं। तो आपके आहार नाल के किस हिस्से में कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसोफेगस में। कहाँ पे? इसोफेगस में। कहाँ पाचन नहीं होता? इसोफेगस में। ग्रंथि क्या करती हैं? पाचन में सहायता करती हैं। यस, जब पाचन हो ही नहीं रहा है तो सहायता क्यों करने के लिए कोई यहाँ पे रहेगा, है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला भैया देखते हैं। खाना हमारा अब मुख से था, मुख से हमारा इसोफेगस तो कहाँ पहुंच गया? स्टमक में। कहाँ पहुंच गया? स्टमक। अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, स्टमक में उस खाने के साथ क्या क्या होता है। ये हो गई बात ना? आइए देखना चालू करते हैं, स्टमक के साथ उस खाने में, स्टमक में उस खाने के साथ क्या क्या होता है मेरे दोस्त। तो देखिए, स्टमक को जठर बोलते हैं हिंदी में, और अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर, अमाशय। और इसी को हम लोकल लैंग्वेज में पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट। तो स्टमक में दर्द हो रहा है, और हम यहाँ पेट में कहीं भी दर्द, हम बोलते हैं स्टमक में दर्द। स्टमक नहीं, इस पूरे हिस्से को जो आपको दिखता है इतना बड़ा सा, ये स्टमक, ये आपका पेट नहीं है। ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। क्या है ये? एब्डोमिनल कैविटी। क्या है ये? एब्डोमिनल कैविटी। ये हो गई बात ना? इस एब्डोमिनल कैविटी में सब चीजें मौजूद हैं, आपका स्टमक भी, छोटी आंत भी, बड़ी आंत भी, लीवर भी, डायफ्राम भी, सब चीजें। ये हो गई बात ना? यस। तो ये पेट नहीं है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी है। अब जो आपका भोजन है, इस इसोफेगस का हिस्सा है, इसोफेगस से भोजन आता गया, लुढ़कता लुढ़कता आ गया, और यहाँ से अंदर गिर गया स्टमक में। इसमें गिर गया स्टमक। तो ये इतना जो जिसको येलो कर रहा हूँ, ये इतना हिस्सा स्टमक है। क्लियर हो गई बात ना? दिख रहा है? ये हिस्सा क्या है? स्टमक। तो इससे देखिए कुछ इसके डायग्राम से ही रटना नहीं पड़ेगा, सब समझ आ जाएगा। तो स्टमक की आकृति कैसी होती है पूछेगा एग्जाम में, अब क्या बताएंगे? जे आकृति। कैसी होती है? जे आकृति। तो अल्फाबेट में किसके समान होती है? जे आकृति। स्टमक की आकृति अगर पूछ ली और उसमें जे ऑप्शन में नहीं रहा, फल का नाम दिया, तो आप बोलेंगे कौन से फल के सामने इसकी आकृति रहती है? तो सीता फल नहीं रे बाबा, कौन सा फल दिख रहा है? आम, मैंगो की तरह इसकी आकृति रहती है। कौन सीता फल वाला है? कौन बोले? बताओ तो एक बार थोड़ा, हम बोलेंगे।
कोई नहीं, चलो बढ़िया है, ऐसा कॉमेडी होना चाहिए यार, जरूरी है क्लास में, ठीक है। हाँ आ जाइए आ जाइए, बड़े दिनों के बाद। कोई बात नहीं, चलो। आज आप आए हैं तो आपके फ्रेंड नहीं आए हैं, एक जन और जो आते हैं रेगुलर, है ना, वो भी नहीं आए आज, ऑफिस में है। चलो कोई बात नहीं, ये तो भैया बोलेगा स्टमक की आकृति कैसी होती है फल में, तो आम के समान, और ऐसी आकृति कैसी होती है, जे के समान, ठीक हो गई बात ना। स्टमक हो गया हमारा यहाँ पर। आइए आकृति जब हम पढ़ लिए, तो अब अंदर हम चलेंगे, अब ध्यान रखिएगा इस बात को एक, कि सर ठीक है ये स्टमक है बाबू, ध्यान रखना। तो स्टमक के अंदर यहाँ कुछ आपको लिक्विड भरा हुआ दिख रहा है क्या, लिक्विड। ओके, यहाँ कुछ जैसे सांप जैसी संरचनाएं दिख रही है, कैसे ऐसी दिख रही है। जो सांप जैसी संरचनाएं है ना, वही है जठर, क्या है बोलेंगे, जठर। जठर में उपस्थित ग्रंथि क्या है, ग्रंथि, तो वही है जठर ग्रंथियां, क्या है वो, जठर ग्रंथि। जठर को इंग्लिश बोलते हैं गैस्ट्रिक, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक। ग्रंथि को बोलते हैं ग्लैंड, क्या बोलते हैं, ग्लैंड, तो उसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसका मतलब अब जब आप भोजन आपके स्टमक में पहुंच गया, तो स्टमक में उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से, उसी जालीनुमा संरचना से रस निकलेगा, छाप 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 कर आपके भोजन के ऊपर। और जो रस निकलेगा उसी में रहता है HCl, क्या रहता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि बहुत खतरनाक एसिड है। इतना खतरनाक एसिड कि आप छोटा छर्रा देखें साइकिल वाला लोहे का, वो छोटा छर्रा खा लोगे लोहे का, तो उसको भी जला करके राख कर देगा। इतना पावरफुल एसिड, अगर आपके हाथ में गिरा तो हाथ खत्म। चैनल की मुंह में मारते हैं एसिड तो पूरा चेहरा जल जाता है, उससे भी खतरनाक एसिड। अगर पेट का एसिड निकाल के मार दो मुंह में, पूरा आदमी मर जाएगा वहीं पे, इतना खतरनाक एसिड आपके पेट में है। फिर पेट कैसे बच जा रहा है सर, वो क्यों नहीं जल रहा है, सुनना की बात ना, क्यों नहीं मर रहा, उसको यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से अगला क्वेश्चन बनेगा। अब देख लीजिए इसमें कौन सी ग्रंथि, तो स्टमक में कौन सी ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि, कौन सी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि, क्योंकि वो जठर इसको बोलते ही हैं। हाँ, अब क्यों नहीं जलता, तो देखिए मान लीजिए इससे इससे आपका रस निकल रहा है, क्यों नहीं जलती है, क्योंकि आपको जब सर्दी नाक से चिपचिपा पदार्थ आता है, चिपचिपापन नाक से जो बहता है चिपचिपा, है ना, लार का एक चिपचिपापन होता है, उस हर आपके स्टमक में भी चिपचिपापन होता है, स्टमक के दीवालों पर, है ना। तो चिपचिपापन होता है आपके शरीर में, नाक में सर्दी के समय जो चिपचिपा, लार में चिपचिपापन, उसी चिपचिपा को हम बोलते हैं श्लेष्मा, क्या बोलते हैं, श्लेष्मा, क्या बोलते हैं बोलो, श्लेष्मा, इंग्लिश में म्यूकस, इंग्लिश में म्यूकस। तो इसी श्लेष्मा या म्यूकस में इतनी शक्ति है, इस पूरे स्टमक के ऊपर ये श्लेष्मा जो है चारों तरफ से लेयर बना के रखे, क्या, चारों तरफ से लेयर बना के रख रहती है। और ये म्यूकस ही, इससे रस निकलती है, उससे इस स्टमक के बाहरी दीवारों की सुरक्षा करता है। तो स्टमक के इस म्यूकस के अंदर एसिड भरा हुआ है, और उसी म्यूकस की वजह से हमारा जो दीवार है स्टमक का, वो सुरक्षित है। तो समझ में आ रहा बात, इतना पावरफुल है, सोचिए म्यूकस एसिड से भी नहीं जल रहा है ना, इतना खतरनाक चीज है म्यूकस, जो नाक से सर्दी में निकलता है चिपचिपापन, वो सोचिए। वही म्यूकस में क्या बोले, कहाँ कहाँ मिल रहा है, लार में भी है, नाक में भी सर्दी के समय में, छोटी आंत बड़ी आंत में भी है, याद रखना म्यूकस का लेयर कहाँ कहाँ होगा। इसलिए कभी आप कुछ तीखा खा ले रहे हैं, कुछ खतरनाक खा ले रहे हैं, तो आपको अंदर का अतड़ी उतड़ी जल जाना चाहिए ना, फिर भी क्यों नहीं जलता, क्योंकि यहाँ तो म्यूकस का लेयर है, वो अंदर स्टमक में भी म्यूकस का लेयर, तो उसको बचाता है। ठीक हो गई बात, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहीं पे, तो इसकी आकृति कैसी बोलेंगे स्टमक की, तो जे आकार की, फलों में आम आकार की, बोलो किसके आकार, अल्फाबेट में किसके आकार की है, जोर से, किसके आकार की है, जे आकार की, फलों में आम के आकार की। पेट में जो आप खाना खाते हैं वो कितने घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे। इसका मतलब भैया जब भी आप खाना खाते हैं, तो पेट में आपका खाना कितने रुक रहा है, 4 से 5 घंटा, केवल स्टमक में रुक रहा है ना वो 4 से 5 घंटा। उसके बाद तो छोटी आंत में जाएगा, वहाँ उसका वो शोषण होगा, जो आप खाए हैं उससे, उसमें से विटामिन मिनरल सब खींच लेगा आपका शरीर, है ना, और जो बचेगा मल, उसको बड़ी आंत में भेज के मल को बाहर करेगा। इसमें तो खाने को पचने में लगभग लगभग वही आपका 6 घंटा लग जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सुबह आप कुछ भी मुंह में डाले हैं, तो दोबारा मुंह में कुछ भी छोटा सा चीज अगर जाना है, तो कम से कम 8 घंटे बाद जाना चाहिए। कितने घंटे बाद जाना चाहिए, 8 घंटे बाद। और जो व्यक्ति इस 8 घंटे के नियम को फॉलो कर लेता है, वही व्यक्ति कैंसर होने से बच जाता है। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके इस खतरनाक जमाने में जहाँ हम तला हुआ चीज खा रहे हैं, ये चीज खा रहे हैं, वो चीज खा रहे हैं, तो भैया आप ज्यादा से ज्यादा 2 खाने के बीच में कम से कम 8 से 12 घंटे का गैप रखा कीजिए, ठीक है, ताकि जो पेट में भोजन गया है पहले अच्छे से पच जाए, वो निकल जाए, तब दूसरा खाना जाए। अब भैया वो पेट में गया है, वही अच्छे से नहीं पचा है, शरीर उसी को पचाने में पूरा ताकत लगा रहा है, आप नया खाना डाल दिए, उसको भी पचाने में ताकत लगाएगा, तो पूरा शरीर का ताकत वो खाना पचाने में लग गया, तो आपको क्या ऊर्जा मिलेगी,
शरीर और थक जाएगा। इसीलिए क्या, जब आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो आपको भारीपन या थकान महसूस होता है। यस, क्योंकि शरीर की ऊर्जा किसमें लग जा रही है, भोजन पचाने में। जब आपको फील हो रहा है वो इसी कारण होता है। और यही कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में फास्टिंग, उपवास जैसा चीज रोका गया। क्योंकि कैंसर होने का सर्वाधिक चांस माताओं में, बहनों में, बेटियों में, कि स्त्रियों में ज्यादा चांसेस होता है कैंसर होने का। इसलिए अब देखिए, अधिकांश फास्टिंग, अधिकांश उपवास क्या स्त्रियां ही हैं हमारी संस्कृति में करने वाली, है कि नहीं है। यस। तो हमारे संस्कृति में महिला पुरुष में पक्षपात नहीं कर रहे हैं कि सारा उपवास स्त्री कर रही है, नहीं। उनको ही बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर आदमी मरेगा तो केवल पैसा आना बंद होगा, अगर औरत मर गई, घर की माँ मर गई, तो पूरे बच्चे पलने पोसाने बंद हो जाएंगे, आने वाला भविष्य खत्म हो जाएगा पूरे परिवार का। यस। इसलिए उस घर की औरत की स्थिति ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, औरत का जीना ज्यादा जरूरी है। इसलिए भैया औरत को बचाने के लिए फास्टिंग का कॉन्सेप्ट लाए हमारे पुराने पूर्वज लोग। इतने होशियार थे, सोचो उस समय उनको पता था कि कैंसर जैसी कोई बीमारी होगी, इसलिए फास्टिंग का कॉन्सेप्ट ला दिए कि उपवास कीजिए। और आदमी ऐसे तो उपवास रहेगा नहीं, तो उपवास आदमी बोलूंगा कल उपवास रह लेना, कोई नहीं रहोगे। उसी उपवास को आदमी फॉलो करे, इसलिए भैया उसको धर्म से जोड़ दिए। उपवास नहीं करोगे तुम अगर तीज के दिन, तुम्हारा पति मर जाएगा, है ना। मत रखे देखना, नहीं मरेगा, अगले दिन जिंदा रहेगा। और उसको धर्म से क्यों जोड़े, इसीलिए जुड़े ताकि आप भैया उस डर में ही उस नियम को पालन करो और आपको कैंसर होने से आप बच जाएं। तो सोचिए कितने ज्यादा विद्वान होंगे हमारे पूर्वज लोग। हम सब भोथर हैं, हम सब मूर्ख हैं, हम सब गधे हैं, क्योंकि हम लोग मैकाले शिक्षा पद्धति में पल करके बड़े हुए हैं ना, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति में पल करके बड़े हुए हैं। और मैकाले को तो स्पेशली बोला गया था कि देखो ऐसा शिक्षा नीति बनाओ जिसके तहत पढ़ने वाले बच्चे केवल लेबर बन पाए, कर्मचारी बन पाए, अधिकारी नहीं, विश्वगुरु नहीं। तुम्हारी बात ना, हमसे हमारी संस्कृति छीन ली गई। दिस इज द पावर ऑफ कल्चर, दिस इज द पावर ऑफ अवर प्रीवियस विलेज। समझ रहा बात ना। तो ये आपको ध्यान रखना, हमारी संस्कृति बहुत कुछ बताती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कल हम वापस आ जाते हैं बायोलॉजी के स्टमक पे। अब स्टमक को बहुत अच्छे दिखे, स्टमक एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है। अगर आपके सामने स्टमक अगर उसका चाकू से मैं काट दूं तो ऐसे दिखेगा, दिख रहा है उसके अंदर ग्रंथियां, ठीक है, उसके ऊपर चिपचिपा लेयर दिख रहा है, वही म्यूकस है। सोचते दिख रहा है प्रॉपर। यस। अब आइए यहाँ से कुछ स्टमक और आप जानते हैं थोड़ा थोड़ा, और पहचानते हैं स्टमक के बारे में। तो ये आपका कौन सा जो ऊपर नली है, कौन सा है बताइए, कौन है ये, अभी बताए थे, ईसोफेगस। कौन है ये, ईसोफेगस, भोजन ग्रहण करने वाली नली, ग्रास नली। क्या है ये, ग्रास नली। यस। ईसोफेगस यहाँ से आकर के मैंने खाना डाल दी स्टमक में, तो यहाँ पे एक वॉल्व होता है जो आपको दिख नहीं रहा है। अब मैं इसको काटता हूँ, देखिए दिखेगा, यहाँ जो वॉल्व होता है ना वो ऐसे होता है, ठीक। जब भोजन आता है तो ये खुल जाता है, इसके अंदर भोजन आता है, फिर वैसे चिपक जाता है। ठीक हो गई बात, ऐसे रहेगा। भोजन आ रहा है ऊपर से, यहाँ से ऊपर से आ रहा है तो ये होकर के, ऐसे होकर के, फिर ऐसे। ठीक हो गई बात ना, ऐसे मोशन करते रहता है। ठीक हो गई बात। ये फिर ऐसे बंद क्यों होता है, ताकि आपके पेट में जो ऊपर खाना चला गया वापस उल्टा मत आए नॉर्मल केसेस में। पर आप फिर भी जबरदस्ती कर रहे हो, उल्टा सो जा रहे हो, इधर सो जा रहे हो, उधर सो जा रहे हो, तो आपका खाना बाहर आएगा ही, आपको एसिडिटी होगी ही, ढकार होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि भोजन अच्छे से पचे, एसिडिटी ना हो, शरीर को तकलीफ ना हो, कल में आपको अल्सर जैसी बीमारी ना हो। अल्सर क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा। आपके पेट में जो एचसीएल है, यहाँ तो म्यूकस क्लियर तो बचा ले रहा है, यहाँ म्यूकस क्लियर खाना आता है तो हल्का हल्का कमजोर हो जाता है, उसके साथ आ जाता है खाने के साथ। तो यहाँ से अगर कभी आपका गैस बनता है तो गैस यहाँ पे पेट में जो एचसीएल है उसके भाप को लेकर ऊपर उड़ जाता है, और वो भाप यहाँ से कभी ऊपर का ऊपर इधर चल जाता है, तो इस वजह से वो जला देता है। यहाँ हो जाता है अल्सर। क्या हो जाता है, अल्सर। अब सोचिए आपको बाहर यहाँ मैं आपका एसिड छिड़क दूँ तो कितना दर्द होगा। ये तो अंदर का एकदम सॉफ्ट हिस्सा है, सॉफ्ट ऑर्गन। हम लोग बाहर का तो एकदम स्ट्रांग है, कड़ा है, धूप पानी सब पड़ रहा है, इसके अंदर तो कुछ पड़ा ही नहीं, एकदम नरम है। उस पर जब एसिड पड़ता है कितना दर्द होता है, असहनीय दर्द, आप मौत की भीख मांगेंगे, इतना दर्द होता है अल्सर में। सुना गई बात ना। इसलिए भैया अल्सर ना हो इसके लिए क्या करें, अपने शरीर के बारे में सीखते चलिए, आप पढ़ाओ तो अलग जगह पे। अल्सर ना हो इसलिए क्या करें, इसके लिए आप हमेशा एक काम करें, आपके इस डायग्राम को पीछे आते हैं, फिर से इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसको भी ध्यान से लो। अब स्टमक आप देखेंगे जब ध्यान से, तो देखिए मैं इस आदमी जैसे खड़ा हो जा रहा हूँ, ठीक है। स्टमक किस तरफ है मेरे, बाएं साइड। भोजन आ रहा है ऐसे। वे जब भी आप खाना खाएं तो आप बताइए, अगर इसके अंदर एचसीएल भरा हुआ है, तो अगर मैं ऐसा सो गया दाहिने तरफ करवट लेके ऐसा, तो क्या इसके अंदर का एचसीएल इधर आएगा, एचसीएल आएगा कि नहीं आएगा इसके इधर। वो एचसीएल आएगा अंदर का, तो स्टमक को इसोफेगस को जलाएगा कि नहीं जलाएगा, जलाएगा। तो गैस बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो गैस भी आपको एसिडिटी करेगी नहीं करेगी, करेगी। क्लियर हो गई बात ना। तो अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएगा। अगर आप राइट करवट सो रहे हैं बीमारी होगा। और इसमें अगर एसिड है और मैं इसको ऐसे लेफ्ट करवट सो गया, तो जो एसिड है वो यहीं रह गया, इसी के अंदर भरा रह गया। लेफ्ट करवट सो गया मैं तो इसी के अंदर भरा रह गया, नहीं रह गया। तो एचसीएल बाहर आएगा क्या, नहीं।
तो लेफ्ट करवट लेंगे तो खाने का पाचन अच्छा होगा, इसलिए भोजन करने के पश्चात 1.5 से 2 घंटे बाद ही बिस्तर पे जाना चाहिए, मिनिमम 2 घंटे बाद बिस्तर पकड़ना चाहिए। और जब बिस्तर पकड़ रहे हैं तो लेफ्ट करवट सोना चाहिए। क्लियर हो गई बात ना? ये बात याद रखिएगा। आज से अभी से अपने शरीर में सुधार कर दीजिए। अगर आपको भी लग रहा है चेहरे में बहुत पिंपल हो रहा है, बाल बहुत झड़झड़ रहा है, स्किन मेरे भाई थकान मेरे को महसूस होता है, बहुत ज़्यादा दिन तक मैं फोकस नहीं कर पाता, कॉन्सेंट्रेट, इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका नींद। और नींद क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि आप गलत तरीके से गलत आसन में सो रहे हैं। आपको हमेशा बाएं करवट ही सोना चाहिए, ना सीधा सोएं, सीधा भी नहीं सोना है, ना उल्टा सोएं पेट के बल, ना दाहिना सोएं, केवल एक ही करवट सोना चाहिए। वो कौन सा करवट है? लेफ्ट करवट। प्रैक्टिकली समझ रहे हो ना? क्योंकि जैसे आप राइट करवट सोगे ये सीट बाहर हो गई। बातें ध्यान रखिएगा। ये और मैं तो सोने के तरीके से बता सकूंगा, अगर आपको सोते में देख ली तो मैं सोते हुए देख के आपको बता दूंगा कि आपका नेचर कैसा है। सोने के आसन से पता चल जाता है आपका नेचर कैसा है। आइए आपको सिखा देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति उल्टा सोता है ना, तो भैया वो संभोग का भूखा है, मतलब सेक्सुअल एडिक्ट है वो। समझ आए बात? यस। अगर व्यक्ति सीधा सो रहा है, यार उसको इसी में हमें संस्कृति में बोला गया है कि दाया सोवे रोगी, बाया सोवे योगी, सीधा सोवे भोगी, उल्टा सोवे भोगी और सीधा सोवे कोई और। इस तरीके से बताता है। सीधा जो सोता है वो मृत्यु के समान हो जाता है। मतलब आप सीधा जब सोते हैं तो आपका जो ध्यान है एकदम आप गहरे नींद में चले जाते हैं। आपको भी कई बार उसको सीधा सोने वाले को देखेंगे नाक बहुत ज्यादा बसता है या सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए बोला जाता है उसको। इसमें पूरी संस्कृति का पूरा श्लोक बहुत अच्छा सा है ना। जो बायां सोता है वो योगी है, जो दायां सोता है वो रोगी है। दायां सोएंगे तो रोगी हैं, और उल्टा सो रहे हैं तो आप भोगी हैं, भोग करने वाले। समझना की बात ना? इस तरह से पूरा पूरा संस्कृत में श्लोक है। संस्कृत में सोचिए, पहले से हमारे संस्कृति में सब बता दिया गया है। सोने के ऊपर एक चीज के ऊपर, खाने के ऊपर एक चीज के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना। वाघ भट्ट बताते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब समझ आ गया हमेशा खाने के बाद किस करवट सोना चाहिए आपको? तो लेफ्ट करवट। किस करवट सोना है? लेफ्ट करवट, बाएं करवट। ये बात ध्यान रखिएगा आज के बाद से। आइए इस पे आ जाते हैं हम लोग अपने। चलिए, तो जब आपका खाना ईसोफेगस से आ गया, ईसोफेगस से होकर के आ गया, तो ईसोफेगस के बाद ये आपका स्टमक है पूरा, ये पूरा बड़ा सा आपका स्टमक। तो इस स्टमक के ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं? फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। याद रखिएगा, पूछता है क्या बोलते हैं? फंडस। पूछेगा फंडस किसका हिस्सा है? इसका हिस्सा है तो स्टमक का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है? ऊपरी हिस्सा है। यस, फंडस। फिर याद रखेंगे भैया यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो लास्ट इसके लास्ट का हिस्सा आपको दिख रहा है। तो क्या लिखा भैया? पाइलोरस। क्या लिखा है? पाइलोरस। क्या लिखा है? पाइलोरस। क्या लिखा है? पाइलोरस। और ये पाइलो जो अंतिम हिस्सा ये पाइलोरस कहला रहा है, आपके लिए ध्यान देंगे। ये हो गया फंडस, ये हो गया पाइलोरस, ये हो गया फंडस, ये हो गया पाइलोरस। और बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है पूरा? कार्डिया। ये बीच का हिस्सा पूरा क्या है? कार्डिया। क्या है? पूरा कार्डिया। क्लियर हो गई बात ना? तो फंडस, पाइलोरस और कार्डिया किसके हिस्से हैं? स्टमक के। पहले फंडस, फिर कार्डिया, फिर पाइलोरस। क्लियर हो गई बात ना? अब पाइलोरस के बाद भैया यहाँ पे वॉल्व है जो खाना को अंदर डालता है, बस, है ना? हुई बात। वैसे यहाँ जब पाचन होगा तभी खाना यहाँ से यहाँ जाएगा, इससे वापस छोटी आंच से खाना, यहाँ से छोटी आंच चालू हो गया, यह छोटी आंच चालू हो गया, तो छोटी आंच से खाना वापस इसमें ना आए, इसके लिए यहाँ भी एक वॉल्व होता है, यहाँ भी भैया दरवाजा होता है। क्लियर हो गई बात? उसको बोलते हैं स्फिंक्चर वॉल्व। क्या बोलते हैं? स्फिंक्चर वॉल्व। क्या बोलते हैं? स्फिंक्चर वॉल्व। या उसको और बोल देते हैं पाइलोरिक वॉल्व। क्या बोलते हैं? पाइलोरस बोल रहे हैं तो पाइलोरिक वॉल्व। क्या बोल रहे हैं? पाइलोरिक वॉल्व। स्फिंक्चर यहाँ का स्फिंक्चर वॉल्व और ये पाइलोरिक वॉल्व, दोनों वॉल्व का नाम एक साथ। क्या है? ये स्फिंक्चर वॉल्व और ये क्या है? पाइलोरिक वॉल्व। क्लियर हो गया दोनों का नाम? आगे बढ़ते हैं, आते हैं भैया अमाशय या जठर में अंदर, और आगे हम बढ़ते चलते हैं। चलिए, और उसके अंदर जो रस निकल रहा है, स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से समझ लिए कैसे स्ट्रक्चर है। उसके अंदर म्यूकस का लेयर है, फंडस है, कार्डिया है, पाइलोरस है, आपका स्फिंक्चर वॉल्व है, पाइलोरिक वॉल्व है, सब आप समझ गए अंदर। ठीक है, एससीएल वगैरह सब बना। उसके अंदर कैसे पाचन होता है स्टमक के अंदर, उसको देखते हैं। उस थैले के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। अमाशय जठर या स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्रंथि, जो आपको दिखा था ऐसे घुनुटाया हुआ था सांप जैसे, उसका मतलब गैस्ट्रिक ग्रंथि है ना। गैस्ट्रिक ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं? दो तरह की कोशिकाएं और भी होती हैं। पाचन से संबंधित आपके लिए दो तरीके की कोशिकाएं हैं। क्लियर होगी बातें? तो आपके स्टमक में कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो। तो दो कोशिकाएं हैं भैया। मान लीजिए मैं ए हूँ
मैं प्रतीक सर हूँ, आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम है, हम दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? तो वो एक सेल है, मैं एक सेल हूँ, मेरा अलग काम है, आपका अलग काम है। वैसे ही इसमें जो दो कोशिकाएं हैं, दोनों अलग अलग कोशिकाएं हैं, तो दोनों का अलग अलग काम होगा, होगा ना? यस, तो दो कोशिकाएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। इन दो कोशिकाओं का अलग अलग काम है। पहला भैया ध्यान देंगे, इधर जो एक हिस्सा, एक कोशिका से इधर आएगा, एक कोशिका से इधर जाएंगे हम लोग। ऊपर चलो, हाँ। अब ध्यान से देखिए, इसमें भैया सलाइवरी अमाइलेज, ऑक्सीटोसिन, एचसीएल किल बैक्टीरिया, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जिसका एक कोशिका है वो किसका श्रावण करता है? एचसीएल का। किसका? एचसीएल का। किसका? एचसीएल का। एचसीएल बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही एसिड है, यही है वो तेजाब जो हमारे शरीर में भोजन को पूरा पाचन करता है, जलाता है। क्लियर हो गई बात ना? हाँ। तो ये जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दो बेसिक काम है। कितना काम है इसका? दो बेसिक काम। पहला काम तो इसका स्पेशली लिख दिया गया है, इसका पहला काम क्या है? किल बैक्टीरिया। क्या काम इसका? किल बैक्टीरिया। कि आप जो खाना वाना खाए थे उसमें कोई विषाणु जीवाणु चला गया तो उसको ये उतने एसिड में तो जल के मर जाएगा वो, है कि नहीं बात? तो बैक्टीरिया को मार देगा कि नहीं मार देगा? मार देगा। और इतना खतरनाक एसिड है तो बैक्टीरिया मरेगा कि जिंदा रहेगा? मर जाएगा, सिंपल सी बात है। उसको रटना पड़ेगा क्या? नहीं। तो एक तो ये बैक्टीरिया को मार देता है। सर इसका दूसरा फायदा क्या है? इसका दूसरा काम क्या है उसको समझिएगा। दूसरा काम है इनएक्टिव चीज को एक्टिव करना, अक्रिय चीज को सक्रिय करना। क्या बोले दूसरा काम? अक्रिय को सक्रिय, इनएक्टिव को एक्टिव। अब सर ये किसको एक्टिवेट करता है, इसको सक्रिय करता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए फिर उसके लिए इधर आते हैं, तब आप देखेंगे। तो देखेंगे, यही बता देता हूँ फिर बताएंगे कहाँ से निकलता है। ये पेप्सिनोजन जो कि अक्रिय फॉर्म में होता है, प्रोरेनिन जो कि अक्रिय फॉर्म में होता है। ठीक है, ये भी स्टमक में निकल रहा है ना, ये भी आपके उसी स्टमक की ग्रंथियों से निकल रहा है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन क्या निकल रहा है? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन निकल रहा है। तो जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन निकला, इसके साथ HCl मिलता है तो इसको अक्रिय फॉर्म से क्या कर देता है? सक्रिय करता है। और जब सक्रिय करता है तो पेप्सिनोजन से क्या बना देता है? पेप्सिन। क्या बनाता है? पेप्सिन। और प्रोरेनिन से क्या बना देता है? रेनिन। क्या बनाता है? रेनिन। ठीक हो गई बात ना? ध्यान रखेंगे। तो HCl का दो प्रमुख काम क्या है? बैक्टीरिया को मारना और पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करके पेप्सिन और रेनिन का निर्माण करना। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि बताइए, चार ऑप्शन दे दे, पेप्सिनोजन पेप्सिन, इनमें से कौन सा अक्रिय है कौन सा सक्रिय, तो क्या बताएंगे? कौन है अक्रिय कौन है सक्रिय? अक्रिय कौन है? पेप्सिनोजन। सक्रिय कौन है? पेप्सिन। प्रोरेनिन और रेनिन में सक्रिय कौन है? रेनिन। अक्रिय कौन है? इसका मतलब वो आ तो रहे पाचन के लिए, इनका उद्देश्य पाचन करना ही है ना? इनका उद्देश्य पाचन करना ही है, पेप्सिनोजन और रेनिन का। और ये पाचन कर नहीं सकते क्योंकि अभी अक्रिय रूप में। ये पाचन में मदद करें इसके लिए इसमें क्या मिलता है? HCl। और HCl जब ये मिलते हैं तो ये बन जाते हैं पेप्सिन और रेनिन, तब ये पाचन करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? यस, ध्यान रखेंगे इस बात। यार इसको अलग मत देखना, डबल एन आई एन वाला कोई मुद्दा नहीं। रेनिन जो है ये सब दो जगह दिखेंगे आप। ये आप बहुत ध्यान समझिए, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन बनता है। रेनिन दो जगह देखने मिलता है। एक अभी आप कहाँ पे देख रहे हैं भैया? स्टमक में देख रहे हैं स्टमक में। और स्टमक में किस फॉर्म में देख रहे हैं आप भैया? अक्रिय रूप में। किस रूप में दिख रहे हैं इसको? अक्रिय रूप में। मतलब इसको भैया यहाँ पर सक्रिय करने के लिए HCl की जरूरत होती। और शरीर का वो हिस्सा जहां पर भैया ये निकलता है, रेनिन निकलता है और सीधा एक्टिव फॉर्म में निकलता है, वो हिस्सा कौन है? किडनी। क्लियर कोई बात ना? तो पूछेगा आपसे, में हो गया, निकलता है भैया सक्रिय फॉर्म में निकलता है, सक्रिय फॉर्म में। ठीक होगी ये बात? तो रेनिन शरीर के कितने हिस्सों में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? दो, एक स्टमक और एक किडनी। कहाँ कहाँ? स्टमक और किडनी। स्टमक को बोलते हैं जठर, किडनी बोलते हैं क्या? वृक्क। तो हिंदी बोले तो ही बन जाना चाहिए, किडनी क्या बोलते हैं? वृक्क। भैया स्टमक में निकलता किस फॉर्म में? अक्रिय फॉर्म में। किडनी में निकलता किस फॉर्म में? सक्रिय फॉर्म में। ठीक हो गई बात ना? काम उसका वही है, वही वो काम करेगा। क्या काम करता? देखिए, जो आप भोजन में प्रोटीन खाते हैं, सब भैया भोजन में दूध पी रहे कि नहीं पी रहे हैं? पी रहे हैं ना। प्रोटीन वाला बहुत सारी चीज खा रहे हैं ना, अंडा मांस वांस खा रहे हैं ना। यस। तो भाई पनीर वनीर खा रहे हैं, अंडा मांस, जिस भी भोजन में जहां भी प्रोटीन है, तो भोजन जो भी प्रोटीन खाए थे, अब ये पेप्सिन जो एक्टिवेट हो गया है, वो पेप्सिन उस प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में। किस में बदलता है?
पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स। इसका मतलब अगर आपसे पूछ ले कि भैया जो आपका पेप्सिन है, रेनिन है, ये किसका पाचन करते हैं? किसका पाचन कर रहे हैं? प्रोटीन का। भोजन में किस चीज का पाचन करते हैं? प्रोटीन का। किस चीज का पाचन करते हैं? प्रोटीन का। तो जैसे मुख में लार से आने वाला एमाइलेज या टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, तो लार किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसका? स्टार्च का पाचन करते हैं, उसको माल्टोज में बदल देते हैं। वैसे पेप्सिन और रेनिन किसका पाचन करते हैं खाने में से? प्रोटीन का। किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का। तो आप जो भोजन खा रहे हो उसका स्टमक में पाचन होता है। तो बताइए, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मुख में प्रोटीन का पाचन हो रहा है? नहीं। मुख में केवल किसका पाचन चालू होता है? कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का बदल जाता है। 70% पाचन होता है, माल्टोस में बदल जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में मेरे छोटो यहीं से कि बताइए पूरे शरीर में पाचन तंत्र में किस हिस्से पर प्रोटीन का पाचन पहली बार होता है? क्या बोलेंगे? स्टमक। क्या बोलेंगे? स्टमक। क्लियर हो गई बात ना? कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन भैया क्या करता है प्रोटीन के साथ? तो पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टाइड्स में और पेप्टोन्स में। तो सर आप तो बताया था कि जब प्रोटीन पचेगा पूर्ण रूप से तो उससे क्या बनता है? अमीनो अम्ल। तो क्या यहाँ पर प्रोटीन पूर्ण पाचन हुआ क्या? क्या यहाँ प्रोटीन से अमीनो अम्ल लिखाया है क्या? नहीं। तो मतलब क्या प्रोटीन का पूर्ण पाचन हुआ क्या? नहीं। तो क्या स्टमक में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? नहीं। हो गई बात ना? वाह वाह, समझ आ गई। तो कहाँ होता है सर? आगे पढ़ेंगे मगर यही बता दे रहा हूँ। छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में कहाँ सर? डिओडेनम में। कहाँ होता है? डिओडेनम। फिर आएगा वहां बता दूंगा, अभी एक बार सुन लो। कहाँ होता है प्रोटीन का पूर्ण पाचन? छोटी आंत में। हर बचे कुचे चीज का अंतिम पाचन, पूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पूछेगा कंप्लीट रूप से सभी खाया हुआ चीज कहाँ पे पच जाता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बनेगा क्वेश्चन की नहीं? और जहां पचेगा वहीं पे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया, वहीं प्रोटीन से अमीनो अम्ल बन गया, वहीं वसा से फैटी एसिड बन गया, तो वहीं से उसको खींचेंगे ना। तो सर्वाधिक अवशोषण कहाँ से होता है? छोटी आंत से। मगर पानी का अवशोषण कहाँ से होता है? बड़ी आंत से, क्योंकि भाई मल को निकलने के लिए पानी चाहिए। अगर मल नहीं रहेगा तो आपको भैया पेट साफ होगा नहीं। मल के निकलने के पानी होनी चाहिए, और पानी का अवशोषण कहाँ से होता है? बड़ी आंत से। ठीक होगी? बाकी जो खा रहे हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह, विटामिन सी, विटामिन के जो भी आप खा रहे हो, वो सब कहाँ से खींच लिया जाता है? अधिकांश छोटी आंत से। ठीक हो गया बात ना? बड़ी आंत से बचा कुछ खींच लेते हैं, थोड़ा बहुत जो बचा कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा तो। और मैक्सिमम कहाँ से खींच लेते हैं? छोटी आंत से। ये हो गया बात। आइए, तो भैया प्रोटीन को पेप्सिन ने पेप्टाइड से पेप्टोन में बदल दिया, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक। तो प्रोटीन किस फॉर्म में आ गया यहाँ पर? पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स के रूप में। स्टार्च किस फॉर्म में आ गया था? माल्टोज के फॉर्म में। प्रोटीन किस फॉर्म में आ गया है? पेप्टाइड से पेप्टोन्स के फॉर्म में। तो अगला पाचन जब होगा किसका होगा? पेप्टाइड से पेप्टोन्स का। खाने के स्टार्च का किसका होगा? माल्टोज का। ध्यान रखना, वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। वसा का पाचन सुने क्या यहाँ पर? नहीं। क्या स्टमक में वसा का पाचन होता है? नहीं। कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ पे? डिओडेनम में। कौन करता है? करता है पित्तरस। बोलते हैं ना शरीर का पित्त बढ़ गया है, बाइल जूस, पित्तरस करता है, और वहां सीधा पाचन कर देता है, वसा को वसी अम्ल में बदल देता है। कौन? पित्तरस। पित्तरस किसमें भरा हुआ रहता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। और पित्तरस बनाता कौन है? शरीर के से कोई तो बनाता होगा ना, तब तो अंदर में है। शरीर के अंदर पित्त बनाता है यकृतीय लीवर। कौन बनाता है? यकृतीय लीवर। कहाँ होता है? दाहिने तरफ होता है। ठीक हो गई बात ना? शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है वो, क्योंकि कोई भी पाचन में मदद करने वाला अपना कोई रस छोड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? ग्रंथि या ग्लैंड। यकृत सबसे बड़ा है और रस छोड़ रहा है पित्तरस, तो भी क्या कहलाएगा? ग्लैंड। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड या ग्रंथि कौन है? तो लीवर। कौन है? लीवर। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब देखिए पेप्टाइड्स को इधर इसको ध्यान दीजिए। मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है, क्वेश्चन पूछता है सीधा, मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्या बताएंगे? केसीन। क्या बताएंगे? केसीन। पूछेगा आपसे कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। कौन सा पाया जाता है? केसीन। ध्यान रखेंगे। केसीन को पैरा केसीन में बदलता है कौन? रेनिन। कौन? रेनिन। तो क्या यहाँ बेटा जो आप पढ़े थे पेप्सिन और रेनिन, तो पेप्सिन किसका पाचन कर रहा है भैया? प्रोटीन का। किस में बदल दे रहा है? पेप्टाइड से पेप्टोन्स में। इसमें जो रेनिन है वो किसका पाचन कर रहा है? केसिन का, मिल्क वाले प्रोटीन का। क्लियर हो गई बात ना? तो रेनिन का काम क्या है? मिल्क प्रोटीन का पाचन करना। क्या काम उसका? मिल्क प्रोटीन का पाचन करना। मिल्क में कौन सा प्रोटीन है? केसिन। तो मिल्क पीने से आपको भैया अगर आपको घाव हो गया तो घाव किससे बढ़ता है? प्रोटीन से। छिला गया, एक्सीडेंट हुआ, कट गया, उड़ गया, तो घाव किससे बढ़ता है? प्रोटीन से। प्रोटीन किससे मिलेगा? दूध से, दूध के प्रोडक्ट दही से, उससे प्रोडक्ट भाई घी से, उससे प्रोडक्ट भाई आपका पनीर से, सबसे मिलेगा प्रोटीन, है ना?
प्रोटीन के लिए आपको क्या खाना है, डेयरी प्रोडक्ट खाना है। इसीलिए भैया आप जब देखेंगे, जब जिम जाते हैं लड़के, उनको बॉडी बनाना क्या बोलते हैं, प्रोटीन शेक पियो, बोलते हैं ना, बोलते हैं यार। होता क्या है जब प्रोटीन शेक पीते हैं, तो जब हम डंबल मारते हैं तो डंबल बॉडी नहीं बनाता, डंबल है कि जो मसल्स उसको तोड़ देता है। तो कैसे देखिए, आपको पूरा आंखों से दिखेगा, ये हो गया भैया मेरा बाइसेप, तो पूछ किसा है, भैया मेरा हाथ एकदम थोड़ा सा है, जैसे डंबल मारा तो यहाँ का रेसा टूट जाएगा, रह जाएगा, रह जाएगा। इसके बीच में नया रेसा, जो प्रोटीन शेक पी रहे हैं उससे नया रेसा आएगा, एक नया रेसा आ गया, उससे फिर इसका डंबल मारेंगे फिर टूटेगा, फिर इससे एक नया रेसा आ जाएगा, फिर इससे एक नया रेसा आएगा, फिर इससे एक नया रेसा आएगा, और आपका भैया बॉडी इस तरीके से जो ऐसा था वैसा हो जाएगा। आगे बात ना, डंबल मारने से बॉडी नहीं बनता, डंबल तो तोड़ता है आपके मसल्स को, और फिर उस टूटे हुए मसल के बीच में, जैसे इतना छोटा था ऐसा था टूट गया, इसके बीच में आके नया प्रोटीन आके जुड़ गया, तो लंबा हो गया ना। जैसे अगर ऐसा है, ऐसा टूट, ऐसा था टूट गया, नया आके जुड़ा, ऐसा हुआ, फिर ऐसा ऐसा करके लेयर बनते जाता है, तो मसल्स बढ़ते जाता है प्रोटीन। और प्रोटीन से अगर आप जिम जा रहे हो, प्रोटीन से ज़्यादा ले लेंगे तो क्या कौन सी बीमारी होती है, बताया था, हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। इसलिए अधिकांश जिम करने वाले आप सुने होंगे कि हार्ट अटैक से मर गए। राजू रस्तोगी जो बहुत बड़े कॉमेडियन थे, जिम में किसके दौरान मर गए, हार्ट अटैक से। मतलब ये खतरा है, भगवान जो शरीर दिया है वो भी संभाल के रखो, एक्स्ट्रा चीज करने के चक्कर में मत रहो, ठीक है बात ना। हाँ ये बचत उम्र से पहले ही टपक गए, इसलिए जो भी खाना है सही मात्रा में खाना है। तो क्या आप लोग पेप्सिन का काम समझ गए, ठीक है, क्या आप लोग सेरेनिन का काम समझ गए, यस सेरेनिन का काम भी हम समझ गए। क्या दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है वो समझ गए, यस वो भी समझ गए। क्या ये रेनिन कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ अक्रिय फॉर्म में मिलता है, कहाँ सक्रिय फॉर्म मिलता है, समझ गए, यस। अब आते हैं उसके बाद आते हैं इस वाले हिस्से में, लाइसोसोम। याद रखें क्या बोल रहे हैं, लाइसोसोम। तो आप बताया था कि सर दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहले कोशिका का नाम है ऑक्जेंटिक सेल, कौन सा सेल, ऑक्जेंटिक सेल, कौन सा सेल, इसको छोड़ देंगे, सलायरी अलाइज नहीं छोड़ना, इसको मतलब क्या बोलेंगे, ऑक्जेंटिक सेल, कौन सा सेल, ऑक्जेंटिक सेल, कौन सा सेल, ऑक्जेंटिक सेल। दूसरा प्रमुख सेल कौन सा है, कौन सा सेल दूसरा, पेप्टिक सेल, कौन सा सेल है, पेप्टिक सेल। भैया स्टमक में कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं, दो, पहला कौन है, ऑक्जेंटिक, दूसरा कौन है, पेप्टिक। एचसीएल किससे निकलता है, ऑक्जेंटिक से, किससे निकलता है, ऑक्जेंटिक से, क्लियर हो गई बात ना। अब यहाँ देखिए जो पेप्टिक सेल है, जिसको हम पेप्टिक के अलावा बोलते हैं, मुख्य मतलब होता है चीफ, क्या होता है, चीफ सेल। पेप्टिक सेल को किस नाम से जानते हैं, चीफ सेल के रूप में। तो शरीर के किस सेल को चीफ सेल बोला जाता है, पेप्टिक सेल को। स्टमक किस सेल को चीफ सेल बोला जाता है, पेप्टिक सेल को। क्लियर हो गई बात ना। अब ये इसी से क्या निकल रहा है, एंजाइम, क्या निकल रहा है, एंजाइम, माने भोजन के पाचन में मदद करने के लिए एंजाइम निकल, एंजाइम उसी एंजाइम में भाई आपका ये रहेगा, ठीक होगी बात। तो इससे निकला HCl, इससे निकला भैया ये दोनों, इससे निकला वो HCl, इसमें मिला और इसको मिल करके क्या बना दिया, इसमें बदल दिया, फिर ये पाचन कर रहे हैं आया। क्या पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। दिखना चाहिए पूरे शरीर के अंदर कैसे कैसे काम हो रहा है, टेंशन तो है ही नहीं बेटे। आगे भैया अमाशय जठर स्टमक, बहुत सारा चीज इसमें। एक चीज यहाँ बस कॉमन चीज एक ट्रेस करवा देता हूँ, उसको बस ध्यान देख लेना, बाकी तो इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। क्या आप जब भी इसको पढ़ते हैं कि म्यूकोसा म्यूकोसा दिख रहा है क्या, म्यूकोसा म्यूकोसा, जैसे कि म्यूकोसा क्या बताया था, म्यूकस का लेयर बताया था ना, यही वो म्यूकस का लेयर है, तो आपके सरफेस पे रहेगा, सरफेस पर म्यूकस का लेयर रहेगा, पूरा भाई म्यूकोसा म्यूकोसा। आपके अगर पे हम काटे स्टमक को, उसके जो ग्रंथियां दिख रहा, ग्रंथियां, ग्रंथियां करके बनी हुई, इन्हीं ग्रंथियों से सब चीज निकलता है, और इन्हीं ग्रंथियों में ही सारे सेल पाए जाते हैं। कि उसके इस हिस्से को, इसका जो इतना हिस्सा है ना, इतना हिस्सा तो काट करके यहाँ निकाल के बड़ा रूप में कर दिया हूँ, ठीक दिख रहा है बात आपको, ठीक, ग्रंथि को मैंने काट दिया। जैसे इसको मैंने काटा, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो आपका है पर्पल वाला, ये देखिए ये कौन सा सेल है, पेराइटल सेल, कौन सा सेल है, पेराइटल सेल। तो दिखा क्या कि उसके स्टमक के अंदर पेराइटल सेल जैसा कोई चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके अलावा भाई यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो आपको दिख रहे हैं सब जितने सारे भरे हुए हैं, ये कौन सा सेल है, चीफ सेल, कौन सा सेल है, चीफ सेल, ठीक हो गई बात ना। कौन सा सेल है, चीफ सेल, हो गया, यहीं पे काम खत्म। तो आपके स्टमक में कौन सी सेल पाई, कितनी सेल पाई जाती हैं, दो। भैया देखिए इसमें कुछ अलग अलग भी है ना, यहाँ पे मैं बोला था कि दो प्रमुख पाचन मदद करेगी, बोला था ना, उसको ध्यान रखना है भाई। पाचन में भी मदद करने कौन सी दो सेल है, पैराइटल सेल और चीफ सेल। इसको और क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल, क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल। छोड़ दे इसको भी, जो आपका पाचन के, यह गैस्ट्रिक ग्लैंड, वही ग्रंथि जो बना हुआ था उसी को दिखा रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और कुछ बच गया इसमें बताने लगा आपके, सिरोसा, सिरोसा की जरूरत नहीं है,
यूसोरिया एक्सटर्नल, ओब्लिक लेयर, सर्कुलर लेयर, लॉन्गिट्यूडनल लेयर, लैमिना प्रोपेल्सन, पोस्टरल मिको, खत्म हो गया। क्योंकि आपको दिखा दिया भाई चीप सेल और ऑक्जेंटिक सेल। इसलिए मैं बोला था ना कि आप कितना भी मेहनत करोगे, मार्केट में कोई ऐसा आपको पुस्तक नहीं मिलेगा जिसमें आपको एक एक चीज दिखे, इसी मटेरियल में आपको दिखेगा एक चीज। हाँ, इसलिए बोला कि इसको इसी से पढ़ना, इसी से तैयारी करना, मार्केट से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। सक्सेस होना है थ्योरी से पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव भैया लगा लो, तभी क्वेश्चन बना पाओगे एग्जाम में। तो हर ऑब्जेक्टिव भैया थ्योरी में पढ़ा तो कैसे पढ़ा पाऊंगा? एक सब्जेक्ट पे 5000 थ्योरी है, कैसे पढ़ाऊंगा? 5000 थ्योरी पढ़ाऊंगा तो फिर ऑब्जेक्टिव 5000 ऑब्जेक्टिव है, थ्योरी पढ़ाऊंगा तो ऑब्जेक्टिव कैसे कवर करूंगा? तो इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो थ्योरी के हिसाब से कवर होते चल रहे हैं, और एक्स्ट्रा कुछ ऑब्जेक्टिव होगा उसके थ्योरी सॉल्व क्या ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात ना? तो आप थ्योरी कंप्लीट यहाँ से पढ़िए, सीखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ऑब्जेक्टिव मार्केट से कोई पुस्तक लीजिए जिसमें भरपूर ऑब्जेक्टिव है और उसको सॉल्व करते चलिए। ठीक है ना? टॉपिक वाइज, तभी भैया सिलेक्शन होगा। थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी में ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा मैं बता दे रहा हूँ, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव लगाइए, तब आप सक्सेसफुल बन पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, है ना? आओ आगे बढ़ते हैं। इसोफेगस सर हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर हमको एक डायफ्राम वाला हिस्सा है जिसको ऊपर लंग्स रहता है, वो तो छोड़ दो। क्योंकि सर फंडस ऊपर वाला हिस्सा क्या है? फंडस दिख रहा है आपको ऊपर हिस्सा? फंडस क्या है ये? फंडस। क्योंकि दिखा आपको भैया कार्डिया, क्योंकि भाई इसकी मेन बॉडी बीच की होगी, मेन बॉडी, ये स्टमक, ये भी हो गया हमारा, ये हो गया एंट्रम, ये हो गया एंट्रम, क्योंकि भाई हमारा यहाँ अब यहाँ से हो गया चालू छोटी आंत, इसका बोल है डिओडेनम। कौन सा? तो पूछेगा छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं? बोलेंगे तीन। कितने हिस्से होते हैं? तीन। डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। क्या क्या बोलोगे? डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। बोलो मेरे साथ, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। बोलो मेरे साथ, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। तो डिओडेनम, क्या आपके स्टमक से, उन तीनों में से स्टमक से कौन सा चीज जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? कौन दिखाई दे रहा है? डिओडेनम। तो क्या डिओडेनम, और ध्यान से देखो इस डायग्राम को, बड़ा नहीं होगा क्या? डिओडेनम इधर जो छोटी आंत का हिस्सा है डिओडेनम का ही, क्या यहाँ वाला हिस्सा उससे ज्यादा चौड़ा दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है ज्यादा चौड़ा है? वो है चौड़ा, मजाक के लिए नहीं, इसलिए ये चौड़ा है। और क्या यहाँ पर आपको एक वॉल्व दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पे एक वॉल्व दिखाई दे रही है ऐसा करके, है ना, ताकि इधर का खाना वापस ना आ सके। ठीक हो गई बात ना? तो डिओडेनम चौड़ा क्यों है? ऐसी नहीं कि डायग्राम ऐसे बना दिया। डिओडेनम चौड़ा इसलिए ताकि यहाँ से जो पचा हुआ भोजन जब इसमें आएगा डिओडेनम के इस वाले हिस्से में, तो वसा का पाचन हुआ था क्या? नहीं। क्या यहाँ पर प्रोटीन का पूरा पाचन हुआ था? क्या नहीं। तो यहाँ पे जब वो खाना आएगा तो यहीं पे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर ऐसा आपका लीवर है, लीवर में यहीं पर ऐसे गॉल ब्लैडर है। लीवर बनाता है किसको भैया? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? कौन सा रस बोला मैंने? पित्त रस। कौन सा रस? पित्त रस, बाइल जूस। ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछा है कि बाइल जूस से पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो लीवर। कौन करता है? तो लीवर या यकृत। कौन करता है? लीवर या यकृत। और वो जमा किस में होता है? तो ये को उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बोल तो पित्त के रहने का आशय अर्थात पित्ताशय। तो ये बताइए, दो अलग शब्द हैं। पित्त रस या बाइल जूस बनता कहाँ है? यकृत द्वारा बनता है। पर जमा कहाँ होता है, संग्रहण कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में। फिर जब यहाँ बन करके जमा हो गया तो यहाँ से इस डिओडेनम तक पहुंचता किससे है? तो इस पतली सी जो नली बनाया हूँ इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। इसे क्या बोलते हैं? बाइल मैंने पित्त रस ले जाने वाला, डक्ट नलिका, तो पित्त नलिका। क्या बोल रहे हैं? पित्त, डक्ट मैंने नलिका, तो पित्त। क्लियर हो गई बात ना? तो बनता है यकृत में, जमा होता है गॉल ब्लैडर में, जाता है पित्त नलिका से, और जाता कहाँ है? तो डिओडेनम में। कहाँ जाता है? डिओडेनम में। और आपकी छोटी आंत से कौन सा हिस्सा जुड़ा था? छोटी आंत से, छोटी आंत से स्टमक का, मतलब छोटी आंत का डिओडेनम हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? स्टमक से जुड़ा हुआ है। अब जब यहाँ से एचसीएल आ जाएगा और आपका पित्त रस यहाँ से आ जाएगा, ठीक हो गई बात ना? बाइल जूस आ गया, तो बाइल जूस ही वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। कौन करता है? बाइल जूस। कौन करता है? बाइल जूस। बोले तो पित्त रस, बोले तो पित्त रस। ठीक हो गई बात? ध्यान रखेंगे ये बात। चलो, फंडस वाला हिस्सा देख लीजिए। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? फंडस। बीच का बड़ा सा जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पूरा बड़ा हिस्सा, ये क्या है? बॉडी। ये वाला हिस्सा आपको क्या है? पूरा कार्डिया। ये वाला हिस्सा आपको जब पढ़े थे क्या पढ़े थे भैया? उसको पाइलोरस। क्या पढ़े थे? पाइलोरस। और इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एंट्रम। क्या बोल रहे हैं इसको? और एंट्रम। ठीक है,
आप बोलते स्फिंक्चर वॉल्व बताया था, यहाँ स्फिंक्चर वॉल्व बताया था कि नहीं बताया था? स्फिंक्चर यहाँ बताया था, पाइलोरिक वॉल्व देखिए लिखा है, स्फिंक्चर वॉल्व लिखा है, लोअर इसोफेगियल स्फिंक्चर, तो ये स्फिंक्चर वॉल्व है, ये कौन सा है? पाइलोरस वॉल्व है। ठीक हो गई बात है ना? देखिए यहाँ लिखा है पाइलोरस, ये रहा भैया आपका पाइलोरस वाला हिस्सा। एंट्रम के बाद क्या रहा है? पाइलोरस। और डिटेल पढ़ लिए, और देखो इसको ध्यान से देखते चलो। सबसे पहले भैया खाना जब आपका आ रहा है, पहले भैया किससे होते हुए जा रहा है? कार्डिया से। किससे जा रहा है? पहले ईसोफेगस से है, ईसोफेगस कहाँ जाएगा? कार्डिया। कार्डिया से भैया जैसे पार करेगा फिर कहाँ चला जाएगा? स्फिक्चर वॉल से टकराएगा। कहाँ टकराएगा? स्फिक्चर वॉल से। स्फिक्चर वॉल खुलेगा, फिर वो खाना भैया जाएगा कहाँ पर? तो बॉडी। कहाँ चल जाएगा? बॉडी वाले हिस्से में। कहाँ गिरेगा खाना? बॉडी वाले हिस्से में गिरेगा। जब खाना गिरेगा तो इससे जो बनेगा गैस, गैस कहाँ पे टकराएगा? आपके फंडस से टकराएगा। किससे टकराएगा? फंडस से टकराएगा। फिर जो है पाचन होने के बाद वो खाना कहाँ चल जाएगा? एंट्रम में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एंट्रम में चला जाएगा। एंट्रम के बाद वो खाना कहाँ चला जाएगा? पाइलोरस में चला जाएगा। क्लियर हो गई ये बात ना? यस। ये पाइलोरस के बाद वो कहाँ चल जाएगा? आपके डिओडेनम में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? डिओडेनम में चला जाएगा। ठीक हो गई बात? तो क्या सीक्वेंस पूछेगा तो पूरा बता देंगे एक एक चीज यहाँ पर। ये खाने के पहुंचने का पूरा सीक्वेंस। आज तक हालांकि ऐसा प्रश्न पूछा नहीं है, मगर आप ध्यान रखिए कि आप कल को पूछे तो केवल आप बना पाए पूरे भीड़ में से, ये हम चाहते हैं, है ना? तो भाई केवल आप इसका आंसर करो, आप बाकी भीड़ से अलग होकर के सिलेक्शन की ओर एक कदम आगे बढ़ जाए। इसलिए ध्यान रखेंगे, पूरा सीक्वेंस आपको पीडीएफ मिलेगा, ध्यान से और बैठा लेंगे। ठीक। अब देखो यहाँ भैया आपका जो निकला स्टमक में, स्टमक का बोलेगा, इसमें जो भी आपका HCl है, मैंने बताया बहुत खतरनाक एसिड है। पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल, इसमें ये 7 से अगर आप 1 की तरफ आते हैं तो क्या होते जाता है? नेचर एसिडिक। 7 से अगर आप 14 की तरफ जाते क्या नेचर हो जाता है? अल्कालाइन। बोले तो अम्लीय और बोले तो क्षारीय। और 7 क्या होता है? उदासीन या न्यूट्रल। तो ये 7 सब जितना कम होंगे उतना ज्यादा एसिडिटी बढ़ते जाएगा। मतलब 6 एसिडिक, 5 उससे ज्यादा एसिडिक, उससे ज्यादा एसिडिक, उससे ज्यादा, तो 1 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक। तो आपके पेट में जो HCl होता है बहुत खतरनाक एसिड है, वो इतना खतरनाक एसिड है, उसका वैल्यू कितना है? 1.5 से 1.5 टू 1.8, लगभग 2, है ना? लगभग 2, लगभग 1.5 से 2 के बीच में भैया क्या है इसका? एसिडिटी HCl का। जो कितना एसिडिक होगा, कितना पावरफुल एसिड होगा वो। आप घर में जो सफाई करने के लिए एसिड लाते होंगे, उससे कई गुना खतरनाक एसिड है। समझ रहे हैं बात ना? बहुत खतरनाक एसिड। तो मुंह में डाल दे तो पूरा मुंह गल के गिर जाए, इतना खतरनाक एसिड है ये। उसको इसलिए याद रखना, इसका पीएच वैल्यू बहुत बार पूछा है। भैया HCl का पीएच वैल्यू कितना है? क्या बोलेंगे? 1.5 टू 1.8, लगभग लगभग पूछे तो 2। क्या बोलेंगे? लगभग 2 के आसपास। क्या बोलोगे? लगभग 2 के आसपास। दोनों एग्जाम में पूछता है ये, कई बार सीधा इसको पूछेगा डाटा को, कई बार रेंज पूछ देगा, या कई बार सीधा 2 पूछ देगा। पीएच वैल्यू कितना है? तो 2। और कैसा प्रकृति का है? 2 है तो अम्लीय प्रकृति का। कैसा प्रकृति का? अम्लीय या एसिडिक प्रकृति का है। इसे अम्लीय माध्यम उपलब्ध करवाता है, एंजाइम को सक्रिय करता है। जो आपका एंजाइम निकला था याद कीजिए, पेप्सिनोजन और आपका प्रोरेनिन वाला, उसको एक्टिवेट किया था ना? यस। तो एंजाइम को सक्रिय कर देता है। श्लेष्मा झिल्ली से एसिड से जलने से बचाती है। भोजन, फूड स्त्राव सिक्रेशन टाइम। हाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ जब आपको खाना आ रहा था मुख से, उससे हम क्या बोल रहे थे? बोलस। क्या बोल रहे थे उससे हम लोग? बोलस। अब यहाँ से जो पश्चिम, यहाँ से निकलेगा खाना, उससे हम क्या बोलते हैं? पहले बताइए हमें। टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। पूछेगा स्टमक से निकलने वाले भोजन, पचे हुए भोजन को क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। तो याद रखना, BC, ABCD में बी के बाद सी आता है, तो पहले बी फिर सी। मुंह में B फॉर बॉल फॉर बोलस, बॉल फॉर बोलस, C फॉर काइम। क्लियर हो गई बात ना? यस। याद रखना काइम कहते हैं, पहले बताए थे बहुत बार आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत की ओर। किसको और हम आ गए हैं अब? छोटी आंत, क्योंकि हम ड्यूडेनम पहुंचा दिए थे खाना को। अब छोटी आंत को पहले एक बार यहीं से देख लीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, एकदम अपने शरीर को समझते चलिए। ये दिख रहा है आपको कुछ अलग सा हिस्सा, है ना? ठीक। फिर आपको दिख रहा है कुछ नीला नीला हिस्सा, आपको दिख रहा है आपको पूरा सा पिंक वाला हिस्सा। तो छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं? 3। कितने हिस्से होते हैं? 3। पहले क्या होगा मैंने आपको याद करके बताइए? डिओडेनम। फिर क्या होता है? जेजुनम। फिर क्या होता है? इलियम। तो ये तो भाई जुड़ा हुआ है किससे? है तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये स्टमक से। डिओडेनम किससे जुड़ा रहता है? स्टमक से। और यहाँ जो भी आपका इलियम है, ये जुड़ा हुआ किससे? देखिए यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा है, धुंधला सा दिख रहा है कुछ, ये किससे जुड़ा हुआ है? बड़ी आंत से। किससे जुड़ा हुआ है? बड़ी आंत से। बड़ी आंत से कौन जुड़ा रहता है? इलियम। कौन जुड़ा रहता है? इलियम। क्लियर हो गई बात ना? सबसे छोटा हिस्सा कौन दिख रहा है इसमें? डिओडेनम। दिख रहा है? दिख रहा है? डिओडेनम सबसे छोटा है। ठीक हो गई बात ना इसमें से? तो छोटी आंत के कितने हिस्से हैं? 3। पहला क्या है? डिओडेनम। फिर क्या है? जेजुनम। फिर क्या है? इलियम।
अब आपको जो पूरा मुख से लेकर के आप जहां तक भाई जहां आप खाना खाए और जहां आप मल त्याग करते हैं उस पूरे आहार नाल, उसको पूरा क्या बोलते हैं, आहार नाल। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल की पूरी लंबाई कितनी थी बताइए, मैंने बताया था। नहीं नहीं, वो तो इसोफेगस की 25 सेंटीमीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी है, 33 फीट, मीटर में 9 मीटर के आसपास। तो पूरा मुख से लेकर के जहाँ आपका मल निकलता है वहां तक की पूरी लंबाई है लगभग 9 मीटर। कितनी है, लगभग 9 मीटर। उस 9 मीटर में से अकेले 6 से 6.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई है। क्लियर हो गई बात ना। पूरे पूरे इसोफेगस, पूरे आपके आहार नाल में, इसोफेगस में सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, छोटी आंत। तो जब सबसे लंबा है तो उसको छोटी आंत क्यों बोले, तो इसका डायमीटर है कम। डायमीटर कितना है, कम, 1 इंच। कितना, 1 इंच, याद रहेगा। और सर बड़ी आंत तो सर छोटा हो गया, बड़ी आंत को भी बड़ी आंत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई नहीं, क्या ज्यादा, उसकी चौड़ाई, उसका डायमीटर ज्यादा है। कितना इंच, 3 इंच। कितना है, 3 इंच, इसलिए उसको बड़ी इंच बोल रहे हैं। तो उसकी बड़ी इंच उसकी चौड़ाई के कारण, मोटाई के कारण बोलते हैं। और छोटी आंत को छोटी आंत उसकी चौड़ाई कम होने के कारण बोलते हैं। मगर लंबी कौन है तो छोटी आंत है। पूरे आहार में सबसे लंबा हिस्सा कौन है तो छोटी आंत। मगर सबसे चौड़ा हिस्सा कौन है, सबसे चौड़ा बड़ी आंत नहीं है, स्टमक है। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे चौड़ा हिस्सा कौन है, स्टमक है। देखिए इससे इससे चौड़ा कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या, इससे चौड़ा कुछ दिखाई दे रहा है क्या। अरे आप भर भर थरिया खाना खाते हो, इतना इतना भात, इतना इतना रोटी सब्जी, सबको खा के फैल जाता है, इतना चौड़ा है वो। समझ में आ रहा है बात ना, यस। तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप कॉमन सेंस वाला तो बनेगा। सबसे चौड़ा हिस्सा कौन है आपका एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का, तो स्टमक है, आपका अमाशय है। क्लियर हो गई बात ना, ध्यान रखेंगे। तो सबसे लंबा कौन हो गया, छोटी आंत। सबसे चौड़ा कौन हो गया, स्टमक हो गया। छोटी आंत की लंबाई कितनी है, 6 मीटर। पूरे आहार नल की लंबाई कितनी है, 9 मीटर। यस, बाकी सब की लंबाई मिलाकर के होता है 3 से 3 मीटर। ठीक है, आओ हम लोग बढ़ते हैं भाई आपके अब छोटी आंत की ओर। आइए, देखिए लीजिए इसका लंबाई 6 से लगभग 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। एग्जाम पूछ लेगा इससे, है ना। और इसकी व्यास कितनी होती है, 1 इंच। बता दिया मैं आपको पहले ही, मेरे को लगता है कुछ नया बच गया होगा लगता है बताने से। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। आपको सब पता चल गया है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं छोटी आंत में। अब जब छोटी आंत में आएंगे तो मैंने आपको यही बताया था सर, जैसे ही छोटी आंत का डियोडेनम वाला हिस्सा है, यहीं पर देखिए, दिख रहा है आपको, ये कुछ दिख रहा है हरा हरा, ये कुछ और नहीं मेरे दोस्त, यही क्या है, गॉल ब्लैडर। यही क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर हमने पित्त रस का आशय, उसका आश्रय तो पित्ताशय। यही क्या है, पित्ताशय। ये हो गई बात ना। तो यही जब आपको बताया था कि सर ड्यूडेनम वाला जो आपका हिस्सा है, यही पे मैंने आपको क्या बताया था कि सर ड्यूडेनम वाले हिस्से में ही पित्त रस भी आकर के मिलता है और अग्नाशयी रस भी आकर मिलता है। क्या मिलता है, पित्त रस और अग्नाशयी रस, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। तो पित्त रस का तो आप पूरा कहानी समझ गए कि पित्त रस को बनाता कौन है, तो यकृत। मैंने यकृत बनाता, कौन बनाता है भैया उसको, तो यकृत बनाता है। कौन बनाता है इसको, यकृत बनाता है। बनाकर किस में डाल देता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से प्योरस किससे निकलता है, बाइल डक्ट से। दिख रहा है किससे निकल रहा है, बाइल डक्ट से। बाइल डक्ट से आ रहा है, देखिए इस नली से आ रहा है, ये नली से आई और ये नली से आते 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 ये आपको देखिएगा, ये आपका खत्म हो गया, ये आपको पूरा ड्यूडेनम वाला हिस्सा है ना। तो ड्यूडेनम में क्या, ये नली आते हुए क्या यहाँ पर निकल रही है, दिख रहा है कुछ रस निकल रहा है यहाँ से, दिख रहा है निकलता हुआ, वो क्या है, पित्त रस। तो पित्त रस किस हिस्से में आता है, ड्यूडेनम वाले हिस्से में। किस हिस्से में, ड्यूडेनम वाले हिस्से में। किस चीज का पाचन करता है, फैट का, वसा का पाचन करता है। आप जो भी तला हुआ खा रहे हो, समोसा, बड़ा, भजिया, पकौड़ा, घी, डालडा, ये सब तेल खा रहे हो, उसको पाचन कौन कर रहा है, यही पित्तरस पाचन कर रहा है। कौन पाचन कर रहा है, यही पित्तरस। अब इस कितने नॉन वेजिटेरियन है बताइए, एक बार हाथ उठाइए, और अच्छे से उठाओ हाथ। मैं भी हूँ भाई। आप कभी मुर्गी उर्गी खाए हो, ऐच हो गए, कभी कटते हुए देखे हो, तो उसका देखिएगा, उसके में हरा हरा करके एक थैला को निकाल के सब फेंक देते हैं, वही तो है उसका गॉल ब्लैडर। मुर्गी खाए हैं, कटते हुए देखे मुर्गी कभी, हाँ। तो कटते हुए जब देखेंगे तो उसका जो यहाँ पर रहेगा ना आपका लीवर, उसका लीवर नीचे हरा कलर का देखेंगे रहेगा, उसका से निकाल कर लोग फेंक देते हैं अलग। देखें मुर्गी काटने वाले, क्योंकि उसमें पित्त रस है, बाइल जूस है। अगर वो मिल गया, थोड़ा से फट गया और खाने में पड़ गया, पूरा खाना का स्वाद खराब, समझा गया, पूरा खाना को क्षारीय कर देगा। मछली में वैसी होता है, मुर्गी में वैसी होता है, सब बकरे वकरे सब में होता है, सब में पित्त रस को काट के अलग फेंक दिया जाता है। ये हो गई बात ना, क्योंकि उसमें पित्त रस है। और हमेशा किससे जुड़े रहेगा ये गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर को भविष्य में निकाल के फेंक देते, किससे जुड़े रहेगा, लीवर में। क्लियर हो गई बात ना। अब लीवर में भैया बन गया पित्त रस, आ गया गॉल ब्लैडर में, पित्त नलिका से आ गया यहाँ पर, इससे आकर के आ गया ड्यूडेनम के छोटे हिस्से में। क्यों गई बात ना।
अब आ गया एक रस तो आ रहा है हमारा पित्त रस बाइल जूस। दूसरा देखिए ये जो आपको यहाँ से स्टमक था ऐसे करके, इसी स्टमक के जस्ट पीछे इसने इसको भी ट्रांसपेरेंट बनाया है, इसके जस्ट पीछे ऐसी एक भाई आपकी पत्ती नुमा संरचनाएं होती हैं। पत्ती नुमा कैसे, ये ऐसा होता है बेटा, ऐसे रहता है ये, इसके अंदर ऐसे ऐसे पूरी नलिकाएं होती है। एक पत्ते के जैसे दिख रहा है क्या ये, यस। तो पूछेगा मानव शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जो एक पत्ते के समान दिखता है, तो क्या बोलेंगे, पैंक्रियास। क्या बोलेंगे, पैंक्रियास। क्या बोलेंगे, पैंक्रियास। हिंदी में अग्नाशय, क्या बोलेंगे, अग्नाशय, अग्नि वाला अग्नाशय, क्या बोलेंगे, अग्नाशय। ठीक हो गई बात ना। तो एक तो रस भैया इस अग्नाशय से भी निकलता है, दिख रहा है रस निकल लाल लाल दिख रहा है, बढ़ रहा है ऐसे करके। तो इस अग्नाशय में से नलिका है, क्लीन कर देते हैं थोड़ा। अग्नाशय में एक नली है जिसमें से अग्नाशयी रस होते होते इस, देखिए कॉमन जगह दिख रहा है, कॉमन जहां मिल गया पित्त रस और ये मिल गया दिख रहा है, और मिल करके यहाँ पे गिर रहे हैं। ठीक हो गई बात ना, यस। ठीक। तो भैया आपके डिओडेनम में कहाँ से दो रस आ रहे हैं, यकृत के गॉल ब्लैडर से बाइल जूस पित्त रस आ रहा है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस आ रहा है, पैंक्रियास से पैंक्राटिक जूस आ रहा है। क्या दिख रहा है आपको सामने आते हुए, यस। तो देखो रटना ही नहीं बोला ना मैं। वही आगे यहाँ से रस हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट, इस नलिका को बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, अग्नाशयी नलिका। आगे यहाँ पर डिओडेनम पेपिलाई, डिओडेनम बाइल एंड डाइजेस्टिव एंजाइम लिक्विड अल्कलाइन। हाँ अल्कलाइन होता है उसका बाइल जूस का, पित्त का प्रकृति कैसे, मतलब पित्त रस जो होता है वो कैसी प्रकृति की, अम्लीय की क्षारी कैसी प्रकृति की हो, बताइए। रटना नहीं है, अब बताता हूँ आपको मैं। क्योंकि मैंने बोला सर म्यूकस का जो लेयर होता है श्लेष्मा वो स्टमक में होता है अच्छे से, बाकी से थोड़ा थोड़ा पाया जाता, उतना अच्छा नहीं पाया जाता। तो अगर जो आपको पेट में HCl था वो जैसे ड्यूडेनम में निकला तो उसमें एसिड रहेगा, पूरे ड्यूडेनम को तो जला देगा, तो आप तो वहीं खत्म, टाटा बाय बाय सी यू हो जाएगा आपका। इसका मतलब उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए तुरंत यहाँ से आएगा क्षार, क्या आएगा, क्षार। और क्षार कौन है, पित्त रस। क्लियर हो गई बात ना। और उसके एसिड से क्षार मिलेगा, उदासीन लगभग कर देगा। ठीक हो गई बात ना। तो पित्त रस का नेचर कैसा होता है, क्षारीय। हाँ क्षारीय, उस एसिड को क्षारीय मिलेगा तब उदासीन होगा ना, तो एसिड में क्या मिलाना पड़ेगा, क्षार। और क्षार कौन है, पित्त रस। ठीक हो गई बात ना, इसलिए कॉमन सेंस याद रखना। तो एसिड अगर जाएगा पेट में तो जला देगा छोटी आंत को। ठीक हो गई बात ना। चलो उसी को यहाँ लिख दिया है, लिक्विड एल्कलाइन होता है भैया बाइल जूस का और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। ठीक हो गई बातें। और कुछ यहाँ बताने लायक, क्योंकि गॉल ब्लैडर पढ़ा दिए, पित्ताशय, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं इसको, इतना अंदर नहीं पूछेगा कि पित्ताशय से जो सबसे पहली नलिका जुड़ी होती है मोटी सी, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। ये हेप्टिक डक्ट इसको नहीं पूछेगा, कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट को पूछेगा कि किस नलिका में आपका भैया ये अग्नाशयी रस आकर के और बाइल जूस आकर मिलता है, तो क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट में। क्या बोलेंगे, कॉमन, दोनों के लिए कॉमन है, उसी बाइल डक्ट में आकर के अग्नाशय रस भी मिलता है। ठीक हो गई बातें, ये हम लोग देख लिया यहाँ पर। और क्या है इसमें बताने लायक, हाँ चलो आगे देखेंगे। और इधर कुछ नया है, यकृत और अग्नाशय अपना स्त्रावण छोटी आंत के ड्यूडेनम में भेजता है, बता दिया हम लोग आपको। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट यकृत लीवर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, तो यकृत लीवर से। किससे जुड़ा हुआ है, हिपैटिक वाला किससे जुड़ा हुआ है, हिपैटिक डक्ट लिखा हुआ है ना, उसी को हिपैटिक को क्या बोल रहा है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो आपको कॉमन हिस्सा, यहाँ से है हिपैटिक डक्ट, यहाँ से है पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों जो मिल जाते हैं कॉमन वाले हिस्से को, इस कॉमन हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, हिपैटो और पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हिपैटो। तो जिस स्थान पर, वो स्थान कौन सा है जहाँ पित्त रस और अग्नाशय रस मिलता है, तो क्या बोलेंगे, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोल देंगे उसको, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो किसके लिए है, यकृत वाले के लिए है, बाइल जूस के लिए। और भैया पैंक्रियाटिक किसके लिए है, पैंक्रियास के लिए। तो इसी नलिका जहाँ दोनों रस मिलती हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट इसको बोला जाता है। ठीक, जहाँ यकृत और अग्नाशय का रस मिलता है। ये भी खत्म हो गया हम लोग का। आइए, फिर ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ये आपका स्टमक है, स्टमक के आगे भाई आपका ऐसा लीवर है, लीवर आपका स्टमक जस्ट पीछे आपका अग्नाशय है, करके अग्नाशय छुपा हुआ है। ठीक हो गई बात ना। और देखिए यहाँ से इसके पीछे से आता है इस नलिका, और ये आ रहा है, इसी में से पीछे जुड़े रहेगा अग्नाशय का, यहाँ से निकला ये आकर के यहाँ पे रस अपना डाल दिया ड्यूट। ठीक हो गई बात। आते हैं छोटी आंत वाले हिस्से में। तो छोटी आंत में आप बताइए पहला जो रस था ड्यूडेनम हिस्सा हो गया, ड्यूडेनम पहला रस कौन आ रहा है हमारा, तो बाइल जूस। बाइल जूस किससे निकल रहा है, लीवर से। तो ये रहा भैया आपका लीवर।
ऐसे ही दिखता है आपका लीवर। अगर आपका पेट फाड़ दूं और निकालूं तो सेम ऐसे ही दिखेगा। शायद थोड़ा ही बहुत इसे सुंदर दिख सकता है, क्रीम पाउडर लगाए रहेगा तो थोड़ा थोड़ा आपको भी लाल रेडिश कलर का, थोड़ा पिंकिश कलर का दिख जाएगा, ठीक है बात। बाकी मैक्सिमम ऐसे ही दिखाई देगा आपको। और इसी को अगर कोई भैया बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, बहुत ज्यादा किसी को पॉइजन दिया जा रहा है, तो याद रखना इससे एक अलग क्वेश्चन बनता है। इससे भैया एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि पोस्टमार्टम में ये कैसे पता किया जाता है कि व्यक्ति को जहर दिया गया है या नहीं। इसको देख के पता चलेगा, लीवर को। क्योंकि अब भोजन में जो भी आपका जहरीला चीज है उन सब चीज को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, लीवर। इसका मतलब जब आप दारू पी रहे हो तो दारू आपके लिए है जहर, तो उसका जहरपन को कौन एब्जॉर्ब करेगा, लीवर। तो दारू पीने से खराब क्या होगा, लीवर। क्यों हो गई बात। अब एक और जादू वाली बात बताता हूँ। लीवर में हमारे शरीर में क्वेश्चन पूछता है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पुनर्जनन क्षमता, रीजनरेशन प्रॉपर्टी इसमें होती है लीवर में। इसका मतलब अगर भैया बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझ लेना, मजा ही आ जाएगा एकदम समझ करके। अरे ऐसा जादू भी है। आप कभी छिपकली का पूंछ कटते हो देखे हो कि नहीं देखे हो, कट जाता है तो फिर से उग जाता है। वैसे ही अगर कटा तो फिर से पूंछ उग जाता है। वैसे ही अगर भैया मैं इसका इतना हिस्सा काट के निकाल दिया, फटाक से चाकू मार दिया आपके पेट में, काटा निकाल दिया करके खींच दिया मैं, तो आपका लीवर फिर से बना लेगा वो हिस्से को। इतना ज्यादा रीजनरेशन प्रॉपर्टी है उसमें। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसमें होता है, लीवर में। सबसे ज्यादा पुनर्जनन क्षमता किसमें होती है, लीवर में। और सबसे कम किसमें होती है, इसमें मस्तिष्क में। किसमें होती है, मस्तिष्क में। इसलिए तो भगवान को देखिए, लीवर को पेट वाली जगह में भर दिया है, मारो चाकू तो फिर बना लूंगा बोल रहा है। वही मस्तिष्क को देखो हड्डी से घिरा हुआ है, खूब खोपड़ी से घिरा हुआ है, उसको बाल का लेयर डाल दिया है, तो चोट मत लगे। इसलिए हेलमेट भी पूरे शरीर में कहाँ पहनते हैं, केवल सर में। सर के लिए हेलमेट बना क्यों, क्योंकि दिमाग में अगर चोट लगा तो वो कभी रीजनरेट नहीं होगा, पुनरुद्भवन नहीं होगा। मतलब आपको अगर दिमाग में चोट लगा तो आप मरेंगे मरेंगे, या तो कोमा में जाएंगे या मरेंगे। इसलिए सबसे कम रीजनरेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है, मस्तिष्क की। याद रहेगा। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, लीवर की। याद रखना दोनों चीज। इसलिए आपको हमेशा जीवन में किस चीज को बचा के रखना है, दोनों को बचाना है रे मूर्ख को। ले भैया ऐसे मार ले करके नहीं, ठीक है। दोनों को बचाना है मगर सबसे ज्यादा बचाना है मस्तिष्क को, ठीक है। चलो तो कॉमेडी था, मगर मस्तिष्क को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखना है। इसलिए अगर आप कभी भी शहर में चल रहे तो ठीक है हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, और शहर जब भी आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आपको लगे 10-12 किलोमीटर का सफर है, हाईवे आएगा, तो हमेशा हेलमेट लगाइए, ठीक है ना। आपका हाथ कट जाएगा तब भी आप जिंदगी जी लेंगे, पैर कट जाएगा तब भी जिंदगी जी लेंगे, नाक फूट जाएगा तब भी जिंदगी जी लेंगे। और अगर सर फटा, दिमाग फटा, तो जिंदगी नहीं जी पाएंगे, मरना ही है हम। सुना रहे बात ना। तो मौत है, डेथ ऑन द स्पॉट। हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी। हम लोग बहुत भक्ति टाइप के आदमी, बढ़िया। रक्षाबंधन के अगले दिन हम सब उपवास थे। दीपावली या रक्षाबंधन के समय का बात है। वो सब मित्र लोग थे। हम लोग बोले कि और जाना है चंद्रपुर, चंद्रहासिनी माता मंदिर, रायगढ़। हम लोग सब दोस्त बढ़िया बोले खाली पड़ जाएंगे, घर से टिफिन खाना बना था, पूरी सब्जी सब भर के हम लोग रख लिया, यार घर में नहीं खाएंगे आज, अब दर्शन होगा तभी खाएंगे करके। बस टिफिन लेकर के हम लोग सब 3 बाइक में, हम 6 दोस्त लोग निकल गए और बढ़िया चलने लगा माता का दर्शन करके, खाना खाना करके। और उस दिन एक हादसा घटा। मैं ऐसे गाड़ी चला था सबसे आगे, मेरे पीछे मेरा एक दोस्त पगला, उसके पीछे एक और दोस्त। तो ये पगला जो दोस्त है मेरा, ये सबसे पीछे था। ये इसको क्रॉस करके यहाँ पे आया सेकंड में, और एकदम वो चंद्रहासिनी वाला रोड में मेरे को क्रॉस करके ऐसे आगे गया जस्ट। वो आगे जाके गड्ढा था, ब्रेक मारा, उसकी गाड़ी पलट गई। उसके पीछे वो विकास आगे बैठा था। आपको हादसा बता रहा हूँ कि हेलमेट कितना जरूरी है। विकास आगे चला रहा था गाड़ी, पीछे बैठा था कमल, क्योंकि विकास मिश्रा कमल साहू। विकास मिश्रा गाड़ी किया और विकास मिश्रा ऐसे लेट गया, गाड़ी से गिर के ऐसे लेट गया। वो लेटा है, गाड़ी उसके बाद उसका पड़ा हुआ है। तो ध्यान समझिएगा बात। और जो पीछे कमल है, तो उसके आगे जो जहाँ ऐनक फंसता है ना, उसमें गदा फंसाया हुआ था, गदा कभी नहीं फंसाना। तो पीछे कमल बैठा है, उसको इतना जोर से झटका लगा कि भैया वो आगे गया, से टकराया उसी गदा में सर उसका, और वो आगे गिर गया। ये हो गई बात। और जो मैं पीछे था, मैं जस्ट आगे कि मेरे गिर गया, तो मैं भाई कैसे करूँ कंट्रोल। मैं ब्रेक मारूंगा तो मैं भी गिरूंगा, मेरे साथी भी गिरेगा। समझ ही नहीं उतनी देर में मेरा गाड़ी विकास मिश्रा का पेट के ऊपर से चलते हुए निकल गया पार। उस पर मैं बैठा हूँ इतना 82-80 किलो का आदमी, मेरे पीछे मेरे से भी 100 किलो का आदमी बैठा, पुरुषोत्तम शुक्ला, और हडले आदमी बैठा हुआ है। और उतना 150-200 किलो वजन उसके पेट से, बाइक का वजन अलग लेते हुए पार हो गए विकास में। हमको डर गए इसका पेट वेट मत फट जाए भैया, थोड़ी बहुत बाहर मत आ जाए। चिल्लाया उसका। हम लोग गाड़ी वेट रोके, आगे जाकर भाई हम गाड़ी से कंट्रोल किया, गाड़ी ऊपर से उसके पेट पर चढ़ा के जैसे रोका, फिर वापस हम दौड़ते हुए आए। तो हम लोग लगा विकास मिश्रा गया बाबा, और कमल का सर फट गया, खून निकाला। हमको लगा यार इसका सर फटा है, बस थोड़ा ठीक है इलाज करवा लेंगे। विकास मिश्रा को लेकर हम लोग डर गए, कितना बड़ा वजन, इसका पेट फट जाएगा। हमने जाकर के भाई दोनों को ले गए। सबसे पहले वहाँ सबसे पास में था सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, रायगढ़ जिले का, वहाँ लेके पहुंचे।
तो विकास को तो आसानी दर्द हो रहा है, उसको पेन किलर वगैरह सब चीज़ दे रहा है। हमको लगा कमल का बस सर फटा, टाका को मारेगा, तो वही प्राइमरी एक चिकित्सा था गाँव के पास, वहाँ मेरे दोस्त ने उसको भैया वो करवा लिया था, प्राइमरी बैंडेज लगवा लिया था, और वहाँ लगवा के फिर हम लोग प्राथमिक हॉस्पिटल पहुँचे थे। ठीक है बात। अब विकास बोल रहा अपनी बीवी को फ़ोन कर दिया, उनकी बीवी थे, 2 बच्चे थे, देखना अगर मैं कुछ हो जाऊँगा तो यहाँ सब चीज़ रखा हुआ है, सब चीज़ ऐसा ऐसा बोलने का, हम और डर गए। और उनको लेके हम लोग एडमिट करवाए, वहाँ जाकर एडमिट जब हुआ तो लास्ट में ऐसा हुआ कि चलो उसका अंदर का कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि मार्शल आर्ट सीखते थे वो मेरे साथ, तो उन लोग स्टमक वाला हिस्सा हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हम उस समय मार्शल आर्ट जब सीखते थे तो अपने पेट से हम बाइक पार करवाते थे, तो हम लोग स्टमक वाला हिस्सा हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो भी टाइट कर लिए तो बच गया उनका पेट वाला हिस्सा, ठीक हो गई बात। तो बच गए उनको, हमको उनको लग रहे थे कि मर मत जाए भैया, पेट का अतड़ी पोता मत फट गया, ऐसा लगा हमको। बाद में पता चला जब मैं ऐसे करके खड़ा हो गया, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी, हर चीज़ फेस करता हूँ, बचपन से बहुत चीज़ देखा हूँ, बहुत मेडिकल चीज़ें देखा हूँ, ऐसे खड़ा था। और कमल को वहाँ लेटाया बड़े अस्पताल में, वैसे कंपाउंडर है, ग्लव्स पहना, और ऐसे उंगली लिया, छू के देखने के लिए घाव कहाँ है, इतना उंगली घुसा दिया सर के अंदर। मेरा देख के चक्कर आ गया कि यार सर के अंदर इतना उंगली कैसे घुस रहा है, उल्टी उल्टी जैसे लगने लग गया, इतना गड्ढा कैसे हो गया करके। वो छोटा सा जो गधा था वो पूरा घुस के हड्डी को तोड़ के देखो ऐसे अंदर घुसा दिया था, ये दिमाग तो और ये हड्डी था, तो समझ गए बहुत सीरियस केस हो गया करके, वहाँ तुरंत उसको जिंदा हॉस्पिटल ले गए। तो जिंदा हॉस्पिटल से एक ही इलाज था, यहाँ से हड्डी को काटो, इसको निकाल दिया। अगर ये काटते समय किसी भी समय ये टच कर जाता हड्डी को, इतना सा बस कुछ एकदम मिलीमीटर बच जाता, ऐसा टच कर जाता, या तो कोमा में जाता है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता। इसलिए हमेशा याद रखना भैया, हमसे क्या पहनना है, हेलमेट पहन लेना। और आज भी मेरे दोस्त जो कमलकांत साहू है, आज बैंक में मैनेजर है, उसके सर के बीच में हड्डी नहीं है, और आज उसके सर में कुछ गिरा, खत्म, मतलब वो हमेशा हेलमेट पहनता है। बाकी बात ना, ये बहुत सतर्क रहना। हादसा होने से पहले हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, हादसा होने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे, आपको करना ही पड़ेगा वो चीज़, इसलिए पहले ही कर लो। इसलिए 2 चीज़ें कि गाड़ी में 3-5 चीज़ मत फंसाया करो, है ना, गाड़ी स्पीड चला के ब्रेक नहीं मारना है, तो गाड़ी स्पीड मत कीजिए, क्या कर लेंगे जल्दी पहुँच कर, क्या कर लेंगे, है ना, 5 मिनट जल्दी पहुँच के क्या ही कर लोगे, लेट से ही 5 मिनट, जिंदगी तो सब चीज़ है ना। इसलिए भाई गाड़ी स्पीड नहीं चलाना है, 3-5 चीज़ नहीं फंसाना है, स्पीड चला के ब्रेक नहीं मारना है, क्योंकि बात ना फिर भैया गाड़ी में से 3-5 चीज़ लगवाना नहीं है। फिर दूसरा चीज़ का भी हमेशा प्राइमरी ट्रीटमेंट हमेशा सतर्क रहना है, हेलमेट हमेशा लगाना है सर के लिए, ठीक है। जबकि हम भाई इतना श्रद्धा भक्ति से तो माता तो बचा ली बोला ना, इसलिए मैं माता के यहाँ गए थे खाली पेट, माता बचा ली, तो वहीं उस दिन भाई कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया, देखिए दोनों बच गए, कितना चमत्कारी बात है कि नहीं है। जिसके पेट पे से इतना वजन गया वो बच गया, जिसके सर में हड्डियाँ से टूट गया वो बच गया, ये तो चंद्रहासिनी माता मंदिर का भाई बहुत बड़ा शक्ति, बच गए भाई सब। आज भी हम सब दोस्त हैं, कि जब ऐसा केस होता है तो घर वाले एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं तो दोस्ती टूट जाती है, और हमारे घर में ऐसा नहीं, आज भी हमारा सब पूरा दोस्ती है। आप हमेशा सतर्क रहिएगा, वास्तविक जीवन घटना बता रहा हूँ मैं। हेलमेट यूज़ कीजिए, शहर में आप आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर कर रहे हैं तो यहाँ भी कीजिए, बेस्ट है, तब तो भैया पूरा सिक्योर है। और अगर कहीं थोड़ा सा बाहर निकलना तो जरूर ही कीजिए, कंपलसरी कीजिए, तो कोई बात ना, हमेशा ध्यान रखना। चलो, घंटी बज गई है भैया, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी रीजनरेशन पावर किस में होती है, लीवर में होती है, ठीक हो गई बात ना। सबसे कम किस में होती है, सर में होती है, इसलिए भैया आपको दोनों का टेक्निक मैंने बता दिया, और इसी कारण से केवल हेलमेट की रचना हुई है ना, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, और बाकी ऑर्गन नहीं बनाया जा रहा है। चलो कल इसके आगे से हम लोग पढ़ लेंगे, इसका कितना वजन होता है, क्या क्या काम करता है, कल हम लोग यहाँ से देखना चालू करेंगे, ठीक। तो कल हम लीवर देखेंगे, कल हम लोग पैंक्रियाज देखेंगे, फिर छोटी आंत देखेंगे, फिर बड़ी आंत देखेंगे, और कल कोशिश करेंगे क्लास हम लोग खत्म कर दें। अब एक बहुत गहरी और जरूरी बात आपको बता रहा हूँ, मेरा 3 दिन का भैया, मेरी माता जी एडमिट थी, तो मैं क्लास में गेप हुआ था 3 दिन, है ना, आप सबको पता होगा, सूचना मिला होगा, बीच में दूसरे टीचर ले रहे होंगे, तो मेरा 3 दिन में पीछे चल रहा हूँ। और ऊपर से आपको मैं जिस तरह पढ़ाता हूँ, इस तरह आप बिलासपुर में कोचिंग में नहीं पढ़ोगे, वहाँ खत्म करने के लिए पढ़ाया जाता है। बायोलॉजी 10 दिन में खत्म हो जाता है, और 10 दिन में आपके 4 टॉपिक पढ़ रहा हूँ मेरे से, तो आप देख रहे हैं कितना विस्तार करके बताता हूँ, क्योंकि एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, खत्म करो। इस तरीके से मैं जो दिया गया आपका टाइम पीरियड है उसमें कोर्स कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा, और हमारा कैलेंडर तो भाई आगे बढ़ते रहेगा, सब्जेक्ट चेंज होंगे, टीचर चेंज होंगे, ताकि आपका भाई कैलेंडर ना टूटे, आपका बाकी सब्जेक्ट चलता रहे। इसीलिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस जब लगाऊंगा तो आप सबको पहुंचना कंपलसरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं क्वालिटी गिरा करके आपको जल्दी जल्दी खत्म करा दूँ, ठीक है ना। तो मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपना नींद पेट्रोल जला के मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने आऊँगा, मगर आपको भी पहुँचना है, ये ज्ञान आपको मिलेगा, मेरे को नहीं। मैं नौकरी लिया, छोड़ दिया, मेरा हो गया है ना, जिस एग्जाम बैठूंगा वही निकाल लूंगा, टेंशन की बात नहीं है, 6 महीने पढ़ूंगा फिर निकालूंगा, अभी नहीं निकाल सकता, ये बता रहा हूँ। कोई टीचर तुरंत बैठ के एग्जाम नहीं निकाल सकता, तो टीचर 2-4 सब्जेक्ट पढ़ाता है उसमें एक्सपर्ट होता है उस समय पे, बाकी सब्जेक्ट तो उसको धुंधला हो गया ना, रिवीजन लगता है। तो आज भी 6 महीने में बैठूंगा, निकाल दूंगा कोई वैकेंसी, बहुत निकाल लिए, और अब आपको निकालना है, आपका समय है। इसलिए कौन कौन आओगे एक बार हाथ उठा दो भैया, तभी मैं रखूँगा एक्स्ट्रा क्लास, नहीं उठाओगे तो मैं भैया इसी में स्पीड में पढ़ा के खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलो तो ठीक है, रखें, सब रेडी है ना। तो जब भी मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा संडे वनडे जब भी आप लोग आइएगा, उस दिन मैं एक टॉपिक पढ़ के 3-4 घंटे क्लास है, पूरे एक टॉपिक खींच देंगे। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़ो, जो पढ़ो कंप्लीट पढ़ के जाओ जीवन, है ना, मरते दम तक याद रहे, अपने बच्चों को एक चीज़ बताता रहे, ऐसा होता है बिहार, ठीक है बात। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, सायोनारा, थैंक यू।